हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि ये चैनल कभी यूट्यूब से गायब हो जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। एपिसोड 21। अनीश ने बिछाया वीर के लिए जाल। एक बुजुर्ग ने सेंटीपीड को घूरते हुए फुसफुसाया, हम इंपीरियल संप्रदाय हमेशा ऐसा ही करता है। मेरे नालंदा संप्रदाय को धमकाने की कोशिश करता है क्योंकि हमारे पास कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं है। अगर कोई मौका है तो हमें उस स्पिरिट बीस्ट को मारना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि वे कैसे दिखावा करते हैं। संप्रदाय के लीडर ने ठंडी सांस ली। एक बैंगनी तलवार अचानक उसके सामने प्रकट हुई। तलवार आसमान में उड़ गई और एक विशाल बैंगनी ड्रैगन बन गई। ये नालंदा संप्रदाय के ऊपर कुंडलित हो गई और सेंटीपीड पर दहाड़ने लगी। 1000 फीट लंबा सेंटीपीड अचानक रुक गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अचानक सेंटीपीड के ऊपर से एक जोरदार हंसी की आवाज़ सुनाई दी। निशांत, ऐसी अफवाह है कि इस बैंगनी तलवार में ड्रैगन की सॉल है। ऐसा लगता है कि ये अफवाह झूठी नहीं है। दोस्त, मैं अब यहाँ हूँ और अगर हम फिर से जीतते हैं तो नालंदा संप्रदाय को अपना वादा निभाना होगा और हमसे चुराए गए 137 खजाने वापस करने होंगे। साथ ही हमें मुआवजे के तौर पर 200 उड़ने वाली तलवारें देनी होंगी। संप्रदाय के लीडर की अभिव्यक्ति सामान्य रही। गुस्से का कोई निशान नहीं था। उसने उदासीनता से कहा, मित्र, अगर इस बार इंपीरियल संप्रदाय जीतता है तो नालंदा संप्रदाय स्वाभाविक रूप से वादे के अनुसार काम करेगा, लेकिन अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम्हें स्पिरिट बीस्ट्स को कंट्रोल करने की अपनी टेक्निक पर रोक लगानी होगी। जब वो बोल रहा था, बैंगनी ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गया और बैंगनी तलवार में बदल गया। ये संप्रदाय के लीडर निशांत के हाथ में वापस आ गया। 1000 फीट लंबा सेंटीपीड फिर से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसने नालंदा संप्रदाय के ऊपर चक्कर लगाया। अंदर के सभी डिसाइपल्स ने जगह बनाने के लिए पीछे हट गए। डिसाइपल्स को पीछे हटते देख सभी बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई। सेंटीपीड जमीन पर उतरने के बाद भी स्थिर रहा। दर्जनों लोग सेंटीपीड की पीठ से नीचे कूद पड़े। 3 बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी बहुत छोटे थे। इंपीरियल संप्रदाय में लड़के और लड़कियां दोनों ही डिसाइपल थे। ऐसा लग रहा था कि वे नालंदा संप्रदाय का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि नालंदा संप्रदाय में बैंगनी वस्त्र पहने डिसिप्लेस की संख्या बहुत कम है, इसलिए उनमें से हर एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए था। एक और बात जिसने नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स को हैरान किया वो ये थी कि इंपीरियल संप्रदाय का हर एक डिसाइपल सुंदर था। लड़के बहुत सुंदर थे और सभी लड़कियां भी सुंदर थीं। खास तौर पर सामने वाले लड़के और लड़कियां डिसाइपल। लड़के असाधारण रूप से सुंदर और मर्दानापन से भरा हुआ था। उसकी लंबी आस्तीन और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी पीठ पर एक उड़ती हुई तलवार थी जो उसे और भी शानदार बना रही थी। उसकी उपस्थिति ने कुछ लड़कियां इनर डिसाइपल्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। लड़कियां डिसाइपल ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे, बाल झरने की तरह लंबे थे, होंठ चमकीले लाल थे और खूबसूरत आंखें किसी का भी दिल जीत सकती थीं। यहाँ तक कि वीर भी उसे देखकर अपने दिल की धड़कन को तेज होने से नहीं रोक पाया। वो बहुत हैरान हुआ और उसने उसे ध्यान से देखा और जल्दी ही सावधान हो गया। सभी डिसाइपल्स के चेहरों पर डरा हुआ भाव देखकर एक बुजुर्ग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया, इंपीरियल संप्रदाय ने जादू कला का प्रैक्टिस कब शुरू किया? ये बहुत ही घृणित है। इस चिल्लाहट ने तुरंत ही हमारे भीतर के कई डिसाइपल्स को जगा दिया। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। इंपीरियल संप्रदाय के 3 बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा, ये बुजुर्ग निहाल होना चाहिए। मेरा नाम मंदार है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। मेरे यहाँ के 2 डिसाइपल्स ने कोई जादू टोना नहीं किया, बल्कि वे वाटर सोल्सी की जड़ों के साथ पैदा हुए थे। मैं देख सकता हूँ कि नालंदा संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स में से किसी में भी इतनी अच्छी सॉल की जड़ नहीं है। वे सभी 5 तत्वों का मिश्रण हैं। कोई हैरानी नहीं कि आप अंतर नहीं बता सकते। नालंदा संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर बेचैनी छा गई। काफी देर बाद संप्रदाय के लीडर निशांत के चेहरे पर वही भाव थे। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, इंपीरियल संप्रदाय के मित्रों, पहले हमारे संप्रदाय में आराम करें। कॉम्पिटिशन 3 दिन में शुरू होगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। हमारे इंपीरियल संप्रदाय का नालंदा संप्रदाय के साथ कई सालों से ये मुकाबला चल रहा है, लेकिन हमारे बीच कुछ विवाद हैं, लेकिन हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नालंदा संप्रदाय के कई बुजुर्गों के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो कुछ हद तक ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। उसने हल्के से हंसते हुए विभोर से कहा, अच्छा दोस्त विभोर, 20 साल हो गए हैं, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? एल्डर विभोर जोर से हंसे और बोले, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है पुराने दोस्त निहाल। इस बार तुम्हें मुझे अपने घर की बनी शराब में से कुछ और देना होगा। पिछली बार तुम बहुत कंजूस थे, तुम सिर्फ 1 जार ही लाए थे। एल्डर निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, बात यह है कि जब आप शराब पीना शुरू करते हैं तो ये बहुत डरावना होता है। चाहे मैं कितने भी जार निकाल लूँ, वे कम ही पड़ जाते हैं।
जैसे ही दोनों ने बातचीत शुरू की, इंपीरियल संप्रदाय के दो बुजुर्गों को परिचित चेहरे मिले और वे इस तरह बातचीत करने लगे जैसे पहले कही गई अप्रिय बातें कभी कही ही न गई हों। जब उन्होंने कतर देश के ट्रेनिंग में हो रही चीज़ों के बारे में बात की तो दोनों संप्रदायों के डिसिप्लेस की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे कि अपेक्ष संप्रदाय के एक लड़के डिसाइपल ने मिस्टी संप्रदाय की प्रमुख लड़कियां डिसाइपल को बहकाया और उसे गर्भवती कर दिया। मिस्ट संप्रदाय का लीडर न्याय के लिए अपेक्ष संप्रदाय के पास गया, लेकिन एक बच्चे के साथ वापस आ गया। और फिर स्वर्ग संप्रदाय की तरह, जहां कुछ डिसाइपल्स ने संप्रदाय को त्याग दिया और यूनिक संप्रदाय में शामिल हो गए। उनमें से कुछ ने यूनिक संप्रदाय में शामिल होने के लाभों का प्रचार करना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइपल्स ने स्वर्ग संप्रदाय को छोड़ दिया। इससे स्वर्ग संप्रदाय का लीडर इतना पागल हो गया कि उसने संप्रदाय को छोड़ने वाले किसी भी डिसाइपल को मार डालने का आदेश जारी कर दिया। वही किसी प्रतिभाशाली बच्चे के जन्म के बारे में पता चला और लास्ट में मिस्टी सेक्ट के कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ का जन्मदिन कुछ महीनों में होने के बारे में, ताकि सभी मित्र संप्रदाय इसमें शामिल होने के लिए लोगों को भेज सकें। वीर ने बहुत देर तक सुना और कतर देश में ट्रेनिंग की दुनिया के बारे में उसे बहुत धुंधली सी धारणा बनने लगी। एक वक्त पर उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि इंपीरियल संप्रदाय की एक लड़की डिसाइपल उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वीर ने अपना सिर हिलाया और चुपके से अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास मौजूद सभी डिसाइपल्स में से किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का आकर्षण है। मिस्टी इंपीरियल संप्रदाय में इनर डिसाइपल्स की लीडर थी और अपनी सहज आकर्षण क्षमता पर बहुत आश्वस्त थी। इंपीरियल संप्रदाय में उसकी उम्र का कोई भी डिसाइपल उसका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन वो साधारण दिखने वाला लड़का सबसे पहले उसके आकर्षण जल टेक्निक से निकल गया, जिससे वो हैरान रह गई। वो खुद को कुछ और नज़रों से देखने से नहीं रोक पाई, लेकिन उसने वीर को जिस तरह से भी देखा वो सिर्फ तीसरी लेयर पर था और कुछ भी असामान्य नहीं था। जैसे जैसे बुजुर्ग बात करते गए, दोनों संप्रदायों के डिसाइपल भी आने वाले कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स में एक रहस्यमय ऑरा था जो उनके लेवल को छिपा रहा था। वीर भी हैरान था कि वो इंपीरियल संप्रदाय में दिलचस्पी लेने लगा। ये टेक्निक भेस की गोली के समान ही लग रही थी, लेकिन उच्च लेवल पर। नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स ने अपना पूरा ध्यान उन लड़के और लड़कियों पर केंद्रित कर रखा था। उन सभी के अपने अपने विचार थे, लेकिन वीर ने एक अजीब बात नोटिस की। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स की आंखों से ऐसा लग रहा था कि वे पीछे खड़े एक आधी उम्र के आदमी के प्रति सम्मान का भाव दिखा रहे थे। उस आदमी को एक विचारमग्न नज़र से देखने के बाद वीर ने अपनी नज़र हटा ली, अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल भी गुप्त रूप से नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स का मूल्यांकन कर रहे थे, विशेष रूप से वे जो छठी लय और उससे ऊपर थे। अनीश के रूप और उसकी 5वीं लय की ट्रेनिंग के चरम ने भी इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स को उन्हें ध्यान में रखने के लिए मजबूर किया। जहां तक वीर का सवाल है, वो सिर्फ तीसरे लेवल पर था, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मिस्टी को छोड़कर बाकी किसी ने भी वीर पर ध्यान नहीं दिया। दोनों संप्रदाय के बुजुर्ग आपस में बात करते हुए एक दूसरे के डिसाइपल्स को भी चुपके से देख रहे थे। इंपीरियल संप्रदाय के 3 बुजुर्ग नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स को देखकर और भी खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि इमॉर्टल नालंदा संप्रदाय के पास इतने ही डिसाइपल हैं तो वे इस कॉम्पिटिशन में ज़रूर जीतेंगे। लेकिन वे कई सालों से गुप्त रूप से नालंदा संप्रदाय के साथ संघर्ष कर रहे थे और जानते थे कि वे बहुत चालाक थे। वे सबसे जरूरी पल तक मारक प्रहार को बचाकर रखेंगे। भले ही छठी लेयर के काफ़ी डिसाइपल मौजूद थे, लेकिन वे सभी नए चेहरे थे और पिछली बार भाग लेने वाले सभी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। ये वे लोग थे जिन पर उन्हें इस आदान प्रदान के दौरान ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी। संप्रदाय के लीडर निशांत ने इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स को देखा। उसकी नज़र वाटर सोल टेक्निक वाले डिसाइपल पर गई। उसने मन ही मन आह भरी। पिछले 500 सालों में नालंदा संप्रदाय सच में बिना किसी सक्सेसर को ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी सक्सेसर नहीं मिला। इसलिए ये इंपीरियल संप्रदाय, जो सिर्फ 500 साल पहले एक अज्ञात छोटा संप्रदाय था, लगातार नालंदा संप्रदाय को हरा सकता था। उसने शुरू में सोचा था कि वे इस बार जीतेंगे, लेकिन इस बार 2 एकल तत्व आत्मा जड़ डिसाइपल दिखाई दिए, जिससे वो परेशान हो गए। क्या हमें सच में बैंगनी कपड़े पहने डिसाइपल्स को बाहर आने की ज़रूरत है? वे वर्तमान में प्रशिक्षण में हैं। अचानक निशांत की नज़र पीछे के डिसाइपल पर पड़ी और उसने आखिरकार एक फैसला लिया। ठीक है, उन्होंने इस डिसाइपल को भेजा है, तो अब वक्त आ गया है कि हमारे मुख्य डिसाइपल भी बाहर आएं। ये सोचते हुए वो हंसा और बोला, मित्र विभोर, डिसाइपल लंबी जर्नी से थक गए हैं। पहले उन्हें आराम करने दो। हम बुजुर्गों को एक साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए। मुख्य हॉल में आओ। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ मुख्य हॉल में उनका स्वागत करने के लिए अपना हाथ हिलाया। इंपीरियल संप्रदाय के 3 बुजुर्गों ने सिर हिलाया और उनके पीछे मुख्य हॉल में चले गए। नालंदा संप्रदाय के बुजुर्ग उनके पीछे पीछे आए।
बुजुर्ग रे ने जाने से पहले अनीश को देखते हुए उन्होंने कहा, अनीश तुम इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स की देखभाल के इंचार्ज हो। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनीश इसके लिए तैयार लग रहा था। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर आप चिंता न करें, मैं इंपीरियल संप्रदाय के साथी भाइयों और बहनों का ठीक से ख्याल रखूंगा। एल्डर रे ने इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझसे से पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को परेशान नहीं करूंगा। हम सभी को एक दूसरे को और जानना चाहिए। ट्रेनिंग जगत का भविष्य हम सभी का है। अपनी बात खत्म करने के बाद वो एक फीकी मुस्कान के साथ मुख्य हॉल में चला गया। जैसे ही बुजुर्ग चले गए, डिसाइपल्स ने एक चैन की सांस ली। नालंदा संप्रदाय की कुछ लड़कियां डिसाइपल्स वाटर सोल्जर वाले लड़के के पास गईं और छोटी छोटी बातें करने लगीं। उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। नालंदा संप्रदाय के छठे लेवल के डिसाइपल्स के अलावा इंपीरियल संप्रदाय के कुछ डिसाइपल भी आए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में छोटी छोटी बातें की। बाकी डिसाइपल आपस में बातें करने लगे। बहुत से डिसाइपल ऐसे भी थे जो डर के भाव से उस सेंटीपीड को देख रहे थे। वीर ने ये सब देखा और उसमें शामिल होना नहीं चाहा। वो एक तरफ चला गया और सीढ़ियों पर बैठ गया। सूरज की रोशनी में नहाते हुए नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखना बहुत आरामदायक लग रहा था। वीर जैसे कई डिसाइपल थे जिन्हें भीड़ पसंद नहीं थी, जैसे चिरू। उसने वीर को देखा और सहजता से उसके पास चली गई। जूनियर भाई वीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको तीसरे लेवल को पार करने के लिए। आप जितने मेहनती इनर डिसाइपल बहुत कम हैं। चिरू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सीढ़ियों पर बैठ गई, बिना इस बात की परवाह किए कि वो गंदी है या नहीं। वीर ने ठहाका लगाया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुमने कहा। मैं देख रहा हूं कि हम में से ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। चिरू ने बादलों को देखा। उसने आह भरी और कहा, जूनियर भाई रॉय, अपने आप को कम मत समझो। 4 साल के गहन प्रशिक्षण के दौरान लगभग सभी इनर डिसाइपल बहुत बार बाहर आए, लेकिन मैंने तुम्हें शायद ही कभी देखा हो। ट्रेनिंग करना बहुत उबाऊ काम है। जूनियर भाई रॉय, सच कहूं तो मैं आपसे इम्प्रेस हुई हूं। 4 साल में तीसरी लेयर तक पहुंचने के लिए बहुत दृढ़ता की जरूरत होती है। वीर ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराया, सीनियर बहन चिरू, क्या आप भी तीसरी लेयर से आगे नहीं गई है? चिरू ने आह भरी और उदास होकर कहा, मैं 3 साल पहले तीसरी लेयर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब सभी डिसाइपल जो उस वक्त मुझसे कमज़ोर थे वे मुझसे आगे निकल गए हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने मॉर्टल संबंधों को नहीं तोड़ सकती। वीर ने कुछ देर सोचा और कहा, रास्ता निर्दयी है। अगर सीनियर बहन चिरू आगे बढ़ना चाहती है तो आपको ये वाक्यांश समझना होगा। चिरू ने अपनी खूबसूरत आंखों से वीर को देखा। अपने खूबसूरत दांत दिखाते हुए उसने कहा, छोटे भाई वीर, मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले ही तीसरी लेयर के शिखर पर पहुँच चुके हो और कभी भी इसे तोड़ सकते हो। मुझे लगता है कि तुम जल्द ही मुझसे भी आगे निकल जाओगे। वीर ने उस मनमोहक सुंदरता को देखा। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी ही इस बंधन को नहीं तोड़ पाऊंगा। ये मॉर्टल बंधन ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आसानी से तोड़ सकूं। चिरू दंग रह गई। उसने झिझकते हुए पूछा, छोटे भाई वीर, मेरा ये पूछना अशिष्टता होगी, लेकिन आप कौन से मॉर्टल बंधन नहीं तोड़ सकते हैं? वीर ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन अपने माँ और पापा के बारे में सोच सोच कर भरा हुआ था। चिरू ने देखा कि वीर जवाब नहीं दे रहा है। उसने आह भरते हुए कहा, मैं अपने परिवार से नाता नहीं तोड़ सकती हूँ। यरेनिक बहुत निर्दयी है। शायद मैं इसके लिए यूजलेस हूँ। वीर बोलने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि अनीश उसे और चिरू को बुरी तरह से घूर रहा है। उस वक्त उसने अनीश की आवाज़ सुनी, इंपीरियल संप्रदाय के भाइयों और बहनों, आप सभी ने कहा कि इस सेंटीपीड को जिंदा बिस्ट खाना पसंद है। हम, नालंदा संप्रदाय, आपके प्रवास के दौरान इसकी देखभाल करेंगे। मेरा एक छोटा भाई है, आप देखिए। ट्रेनिंग करना उसके लिए वक्त की बर्बादी है, इसलिए उसे सेंटीपीड को खिलाने के लिए जिंदा बिस्ट पकड़ना उसके लिए ज़्यादा सही काम है। वाटर सोल रूट वाले लड़के डिसाइपल ने झिझकते हुए कहा, भाई अनीश, ये थोड़ा अनुचित है। सेंटीपीड का स्वभाव जंगली होता है। अगर कोई अजनबी इसे खिलाए तो वो इंसान खतरे में पड़ सकता है। अनीश ने सौम्य भाव से कहा, चिंता मत करो भाई, खतरे के कारण कोई ट्रेनर कैसे पीछे हट सकता है। आप हमारे मेहमान हैं, ये काम आप नालंदा संप्रदाय पर छोड़ दीजिए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 22, वीर को पता चला जय के खतरे के बारे में। अनीश के कुछ साथी इस बात से सहमत हुए और उनमें से एक ने कहा, यह सच है। इंपीरियल संप्रदाय के मित्रों, आप अपने सेंटीपीड को हम पर छोड़ दें। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल झिझक रहे थे।
तभी इंपीरियल एकेडमी का एक डिसाइपल लवली कुछ कहता, तभी उसे एक दोस्त ने कुछ इशारा किया और उस इशारे को समझकर वो डिसाइपल लवली अजीब तरीके से कहता है, अगर ऐसा है तो हम नालंदा संप्रदाय को अपना सेंटीपीड संभालने को दे देंगे। अनीश मुस्कुराया। वो वीर की ओर मुड़ा और जोर से चिल्लाया, छोटे भाई वीर, सेंटीपीड को खिलाने का काम तुम्हें सौंपा गया है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अनीश की बातें सुनकर इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल ने अपना सिर घुमाकर वीर की ओर देखा। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। वे अभी भी इस सब के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ पाए। इस वीर ने अनीश को नाराज कर दिया होगा। नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल में से एक लड़के ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि भाई अनीश किसके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये कनिष्ठ भाई वीर है। किसी और ने आगे कहा, ये नौकरी उसके लिए वाकई यूजफुल है। टैलेंट की कमी के कारण उसका आगे बढ़ाना सच में वक्त की बर्बादी है। उसके लिए एक्सचेंज में कॉम्पिटिशन करने का कोई मौका नहीं है। सच में इन कामों के लिए उससे ज़्यादा यूजफुल कोई और नहीं है। कनिष्ठ भाई वीर, आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए और नालंदा संप्रदाय की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हंसी सुनकर इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल ने समझा कि वीर ने न सिर्फ अनीश को नाराज किया था, बल्कि अपने टैलेंट की कमी के कारण वो दूसरे डिसाइपल के बीच मजाक बन गया था। इस तरह की बातें हर संप्रदाय में होती थीं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वीर के बगल में बैठी चिरू ने भौहें से कुढ़ीं। उसने अनीश को घृणा भरी नज़र से देखा और वीर से फुसफुसाते हुए कहा, जूनियर भाई वीर, अगर मैं नहीं आती तो वो तुम्हें निशाना नहीं बनाता। मैं। वीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, अनीश सिर्फ कुछ दिनों से ही उसे निशाना नहीं बना रहा था। जब से वे पहली बार मिले थे और उसके बाद से अनीश ने हमेशा उसका मजाक बनाया था। बाकी संप्रदाय ने उसे इस तथ्य के कारण नीची नज़र से देखा था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करके स्वीकार किया था और फिर एल्डर जैक के कारण एक इन डिसाइपल बन गया था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो सिर्फ तीसरे लेवल पर था, जिससे वो इन डिसाइपल में सबसे कमजोर था। शक्ति ही सब कुछ थी। वीर ने जमीन पर पड़े 1000 फुट लंबे सेंटीपीड को देखा। उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने इसके बारे में कुछ सुना ही न हो। कुछ वक्त बाद अनीश ने कुछ डिसाइपल को इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल को आराम करने के लिए उनके कमरों तक ले जाने का काम सौंपा। इंपीरियल संप्रदाय के वाटर सोल रूट वाले डिसाइपल लवली ने जाने से पहले वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, आप भाई वीर होंगे। हमारे इंपीरियल संप्रदाय के सेंटीपीड का स्वभाव जंगली है। जब आप इसे खाना खिलाते हैं तो आपको बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, वरना आप घायल हो जाएंगे। अनीश ने ठंडी मुस्कान के साथ वीर को देखा। उसके बाद उसने उसे परेशान नहीं किया। जल्द ही सभी मुख्य हॉल के बाहर से तितर बितर हो गए। चिरू ने भौहें सिकुड़ीं। उसने वीर से थोड़ी देर और बात की, फिर चली गई। सुनसान इलाके को देखते हुए वीर खड़ा हुआ और सेंटीपीड की ओर चला गया। वो उससे 10 फीट दूर रुक गया और ध्यान से उस सोल बीस्ट की ओर देखा। करीब से देखने पर यह 1000 फीट लंबा सेंटीपीड एक बहुत बड़ा बिस्ट था। शरीर कई हिस्सों से बना था और हर हिस्से के बीच अनगिनत तलवारों की तरह नुकीले कांटों वाले छल्ले थे। इसके पूरे शरीर पर हल्के काले धब्बे भी थे और इसके सिर पर 2 बड़े बड़े सिंग निकले हुए थे। इसके अलावा जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया वो थी 2 लंबी लाल मूंछें जो बिना हवा के हिल रही थीं, मानो वे 2 बहुत लंबे सांप हों। जैसे कि सेंटीपीड को पता चला कि वीर उसे देख रहा है, उसने अपनी आंखें खोली, वीर को एक ठंडी नज़र से देखा। वीर को तुरंत एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। वीर का शरीर ठंडा महसूस हुआ, लेकिन उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की हलचल ने तुरंत ठंड को दूर कर दिया। 1000 फीट के सेंटीपीड ने हैरान करने वाला भाव प्रकट किया। उसने वीर को एक गहरी और सोची समझी नज़र से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और वीर को नज़रअंदाज कर दिया। वीर ने दिलचस्पी भरा भाव प्रकट किया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये एक स्पिरिट बीस्ट था, इसके भाव भी इंसानों जैसे थे। ये सोचते हुए वो तेज कदमों से पहाड़ों की ओर चल पड़ा। उसने अपनी दूरदृष्टि का यूज़ करते हुए उसने आसानी से कुछ छोटे बिस्टों को पकड़ लिया और वापस आ गया। रास्ते में वीर ने देखा कि इंपीरियल संप्रदाय के कुछ डिसाइपल का नेतृत्व कुछ वरिष्ठ डिसाइपल कर रहे थे। जब उन्होंने वीर को अपने हाथों में छोटे बिस्टों के साथ देखा तो वे हंसे, जिसने इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल का ध्यान आकर्षित किया। इंपीरियल संप्रदाय की एक लड़की डिसाइपल जो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसका चेहरा इतना नाजुक था कि ऐसा लग रहा था कि पानी की एक बूंद से ही वो टूट जाएगा, वो हंसी। छोटे भाई, तुमने जितने भी छोटे बिस्ट पकड़े हैं वे 1000 फीट लंबे सेंटीपीड को खिलाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तुम्हें जाकर कोई बड़ा कीड़ा पकड़ना चाहिए। सेंटीपीड को ये कीड़े सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इन संप्रदाय के डिसाइपल में से एक ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की और कहा, जूनियर बहन ओरा, ये गूंगा बच्चा गूंगे जैसा है। उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं जानते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग के योग्य नहीं है। वो सभी परीक्षाओं में असफल रहा और फिर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे बुजुर्गों को उसे आउटर डिसाइपल बना दिया। वीर उस लड़के को जानता था जिसने बात की थी।
ये वही लड़का था जिसने प्रशिक्षण अवधि के दौरान उसका मजाक बनाया था, निहाल था। इंपीरियल संप्रदाय के किसी लड़के ने तुरंत पूछा, आउटर डिसाइपल? लेकिन मैंने उसे लाल कपड़े पहने हुए देखा है। उसे नालंदा संप्रदाय का इनर डिसाइपल होना चाहिए। निहाल जोर से हंसा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इस बच्चे ने किसी बुजुर्ग की चापलूसी की और कुछ घटिया तरीका अपनाया और जल्दी ही एक इनर डिसाइपल बन गया। लेकिन फिर भी अपने टैलेंट के साथ वो अपनी जिंदगी के बाकी वक्त में सिर्फ मजाक ही बना रह जाएगा। वीर ने उन पर नजर डाली और चला गया। वो वापस सेंटीपीड के पास पहुंचा और छोटे जानवरों को उसके पास फेंक दिया। जैसे ही छोटे जानवरों ने सेंटीपीड को देखा, वे डर के मारे कांपते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़े। सेंटीपीड ने अपनी आंखें खोली और छोटे बिस्टों की तरफ देखा तक नहीं। उसने काली गैस थूक दी। जैसे ही काली गैस छोटे जानवरों को छूती, एक तीखी आवाज निकलती। पलक झपकते ही छोटे जानवर खून के तालाब में बदल गए। सेंटीपीड ने खून को अपने मुंह में चूस लिया। वीर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें चमक उठीं। सेंटीपीड में आमतौर पर जहर होता है और यही जहर उनका सबसे बड़ा हथियार था। बचपन में उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि सेंटीपीड का जहर उसके आकार से जुड़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो सेंटीपीड जितना बड़ा होगा, जहर उतना ही ज्यादा होगा। उसके सामने खड़ा सेंटीपीड 100 फीट लंबा था। उसमें मौजूद जहर का लेवल अकल्पनीय रहा होगा। वीर छोटे सेंटीपीड से परिचित था। कई बच्चे सेंटीपीड को खेलने के लिए पकड़ते थे और कई लोग उन्हें अपने मुर्गियों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी कभी गलती से उन्हें सेंटीपीड काट लेता था, लेकिन उन्हें बस घाव को खूब पानी से धोना होता था, फिर कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना होता था और वे ठीक हो जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब वो सेंटीपीड के जहर के लिए उन्हें इकट्ठा करता था। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अगर सेंटीपीड के जहर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने में किया जा सकता है। शुरुआती दिनों में उनके पापा अपने काम के लिए लकड़ी खरीदने में असमर्थ थे, इसलिए वो लकड़ियां काटने के लिए पहाड़ों पर चले गए और ठंडी हवा को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। इस वजह से उनकी जान लगभग चली गई थी। उस वक्त डॉक्टर के लिखे गए नुस्खे में सेंटीपीड का जहर था। लेकिन उसके पाप की बीमारी ठीक हो गई थी, लेकिन बीमारी ने उसके पापा के शरीर में अपनी जड़ें छोड़ दी थीं। हर बार जब बारिश होती थी तो उसके पापा को बहुत दर्द होता था। दर्द से राहत के लिए डॉक्टर ने जो दवा दी थी उसमें सेंटीपीड का जहर भी था, इसलिए वीर ने अपने पापा के लिए बहुत सारे सेंटीपीड पकड़े थे। वीर को अब भी याद है कि उस वक्त क्या हुआ था। 100 फुट लंबे सेंटीपीड को देखते हुए वीर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अगर छोटे सेंटीपीड के जहर से उसके पापा की बीमारी ठीक हो सकती है, तो इस सेंटीपीड के जहर से समस्या की जड़ हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन उसके सामने खड़ा सेंटीपीड बहुत बड़ा था और वीर उसकी तुलना में बहुत छोटा था। उसे डर था कि वो जहर नहीं ले पाएगा और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचा देगा। अचानक वीर को सेंटीपीड का जहर प्राप्त करने का एक तरीका याद आ गया। ये तरीका पीढ़ियों से चला आ रहा था। इसमें सेंटीपीड को खिलाने के लिए एक गोली बनाई जाती थी। एक बार जब सेंटीपीड उस गोली को खा लेता तो वो जहर उगल देता। ये सोचते हुए उसने सेंटीपीड को घूरा और गोली घर की ओर चल दिया। गोली घर में संप्रदाय की सबसे ज्यादा सामग्री थी। उसने 4 सालों में जय को भी नहीं देखा था, इसलिए वो उसके पास चला गया। जब वीर गोली घर पर पहुंचा तो पहले से ही अंधेरा हो रहा था और उसने देखा कि जय सावधानी से साइड के गेट से बाहर निकल रहा है। जय ने वीर को देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वीर दंग रह गया। उसने अपनी दूरदृष्टि फैलाई और पाया कि तीसरा बुजुर्ग गोली भट्टी को घूर रहा था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। थोड़ी दूर चलने के बाद जय ने देखा कि वीर चुपचाप उसके पीछे पीछे बाहर आ गया है। उसने वीर को पकड़ लिया और तेजी से भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद उसने आखिरकार एक सांस छोड़ी। जय की सांस फूल रही थी। उसने सावधानी से गोली घर की ओर देखा और जल्दी से आशा की एक किरण के साथ पूछा, वीर मैंने सुना है कि तुम 4 साल पहले गहन प्रशिक्षण के लिए गए थे। तुम अब किस लेवल पर हो? 3री लेयर। ये क्या है? वीर ने अपनी दूरदृष्टि से जय को स्कैन किया और पाया कि जय पहले से ही पहली लेयर पर था, लेकिन उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अजीब थी। आध्यात्मिक ऊर्जा ठीक से प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्कि एक अजीब रास्ते पर चल रही थी। हर बार जब प्रवाह जय के शरीर से होकर गुजरता तो ये जय के अंगों से उसकी जिंदगी सार का एक हिस्सा ले लेता और उसे अवशोषित कर लेता। इस स्थिति में वीर को डर था कि बहुत जल्द ही जय की मौत हो जाएगी। जय ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुमने इसे समझ लिया। वीर ने सिर हिलाया और कहा, जय मुझे बताओ कि ये क्या है। जय ने अपनी मुट्ठी कस ली और दांत पीसते हुए कहा, जब हम एक्सचेंज में गए थे तो मुझे हमेशा इस बात का अफसोस होता था कि मैं फाउंडेशन स्थापना की गोली नहीं ले पाया। बाद में मेरे मास्टर ने मुझे अपना सहायक होने के लिए एक फाउंडेशन स्थापना की गोली दी। मैं उस वक्त बहुत हैरान था। उन्होंने मुझे एक लेवल की टेक्निक भी दी और मुझे बताया कि ये संप्रदाय से दी जाने वाली विधि से बेहतर है। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा और इसके साथ ट्रेनिंग करने लगा।
वीर ने गहरी सांस ली और पूछा, वो टेक्निक मुझे देखने दो। जय ने धागे से बंधी एक किताब निकाली और उसे वीर को दे दी। उसने आगे कहा, लेकिन 2 साल तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। लेकिन मैं अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। बाद में मैंने चुपके से एक डिसाइपल को रिश्वत देकर मेरे लिए इसे ढूंढने के लिए कहा और पाया कि मेरे मास्टर ने मुझे जो टेक्निक बताई थी उसे अग्नि भट्टी परीक्षण कहा जाता है। वीर ने किताब खोली और उसे देखा। जितना ज़्यादा वो पढ़ता गया उतना ही ज़्यादा हैरान होता गया। किताब में जो लिखा था वो क्यूई कंडेंसेशन की 3 लेयर्स के अंदर की चीज़ों से बिल्कुल अलग था। शरीर को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज़ करने के बजाय इसने आध्यात्मिक ऊर्जा को एक भंवर में इकट्ठा किया। जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करता जाएगा, ये भंवर फैलता जाएगा और ये जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगा, ताकि शरीर को बाहर से परिष्कृत किया जा सके, क्यूई कंडेंसेशन के समान कुछ हासिल किया जा सके। सरल शब्दों में, क्यूई कंडेंसेशन का अर्थ था शरीर को धीरे धीरे अंदर से परिष्कृत करना, और बाद वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा कठोर था। अगर कोई भाग्यशाली होता तो भंवर शरीर के बाहर फैल जाता और शरीर के ढहने से पहले ही क्यूई संघनन हो जाता, और अगर नहीं तो भंवर के शरीर के बाहर फैलने से पहले ही शरीर नष्ट हो जाता। जय ने दांत पीसते हुए कहा, यह अग्नि भट्टी पथ टेक्निक है। संप्रदाय के अभिलेखों में इसकी कुछ प्रतियां हैं। कहा जाता है कि इसे विलुप्त हो चुके देश से प्राप्त किया गया था। इस पद्धति का यूज करके 10 में से सिर्फ 2 ट्रेन ही जिंदा बच पाते हैं। ये सब भाग्य पर आधारित है। वीर ने जरूरी सवाल पूछा, इस सब से तुम्हारे मास्टर को क्या लाभ होगा? जय की आंखें ठंडी हो गईं। उसने उदास होकर कहा, वो मुझे गोली भट्टी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जब अभिलेखागार के डिसाइपल ने मुझे जानकारी दी तो उसमें दर्ज था कि जिस पल कोई इंसान अग्नि भट्टी परीक्षण से मरता है, यदि एक निश्चित टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो एक गोली बनाई जा सकती है जो इंसान की जिंदगी को 3 साल तक बढ़ा सकती है। वीर ने ठंडी सांस ली और सोचा कि ये तीसरा गोली मास्टर बहुत क्रूर था। जय के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसने कठोरता से कहा, मैं दूसरे बुजुर्गों और संप्रदाय के लीडर से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार मैं अपने मालिक का सहायक हूँ। संप्रदाय के नियमों के हिसाब से मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं बल्कि मेरे मालिक की है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसका सहायक बनने के लिए सहमत नहीं होता। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे मालिक को पता चल गया कि मैं रहस्य जानता हूँ और उसने मुझे मेरे माँ और पापा को मरवाने की धमकी दी। अब मेरी जिंदगी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हर दिन मुझे कई क्यूई गैदरिंग गोलियां लेनी पड़ती हैं और मेरे शरीर में भंवर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मेरे हिसाब से मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 23, वीर को पता चली शान की चालाकी। वीर ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम्हें किसी चीज़ के लिए मेरी मदद चाहिए? जय ने आह भरते हुए कहा, आप सिर्फ तीसरी लेयर पर हैं। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ललित पहले से ही छठी लेयर पर है। साथ ही क्योंकि वो गोलियां बना सकता है इसलिए उसे बुजुर्गों का भी सपोर्ट है। मैंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी है। वीर नालंदा संप्रदाय में इन कुछ सालों में तुम मेरे इकलौते दोस्त और मेरे बड़े भाई हो। अगर तुम फ्यूचर में और मजबूत हो गए तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जय ने बोलना खत्म किया और अपनी मुट्ठियां कस लीं। वीर ने जय को देखा और सिर हिलाया। जय ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई वीर, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें कुछ क्यू गैदरिंग गोलियां चाहिए? मेरे पास बहुत सारी हैं। वीर ने जय की तरफ देखा। उसने जय से ज़रूरी सामान मांगना छोड़ दिया और अपना सिर हिला दिया। वो जय की मदद करना चाहता था लेकिन दुश्मन छठी लेयर पर था। वीर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसकी दूरदृष्टि दूसरों से अलग थी और उसने 20 सालों से ज़्यादा वक्त तक आकर्षण टेक्निक की प्रैक्टिस की, फिर भी उसने कभी किसी इंसान से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो ये कह सकता था कि वो कितना शक्तिशाली है। जय ने देखा कि वीर चुप है, इसलिए उसने अपने कपड़ों पर जोर से थपथपाया और कहा, भाई वीर, तुम में मुझसे ज़्यादा टैलेंट है। जब हम परीक्षा दे रहे थे तब की बात याद आती है तो लगता है कि ये एक सपना है। वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है। जय ने एक गहरी सांस ली और उदास भाव के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ा। वो धीरे धीरे वीर की नज़रों से ओझल हो गया। इस ट्रेनिंग जगत में बलवान निर्बल पर आक्रमण करता है। वीर ने आकाश की ओर देखते हुए अपने दिल में इस बात पर गहराई से विचार किया। उसी पल वीर को एक एहसास हुआ। उसका लेवल अचानक से बढ़ गया, बल्कि ये ज्ञान के मस्तिष्क में डाले जाने जैसा था। यहाँ जो बड़ा वो लेवल या सॉल नहीं है बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में उसकी समझ थी। ट्रेनिंग जगत की क्रूर प्रकृति का एहसास ही उनके लिए एक जरूरी पल था। एक ट्रेनर बनने के लिए एक ट्रेनर का नजरिया होना चाहिए।
वीर ने आह भरते हुए कहा, क्या बलवान, कमजोर पर आक्रमण करना ही वास्तव में ऐसी मानसिकता है जो एक ट्रेन में होनी चाहिए। उसका शरीर हिल गया और वो जहां था वहां से गायब हो गया। जब वो जड़ी बूटी वाले बगीचे की ओर वापस जा रहा था तो वीर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने उन अतिथि कक्षों को देखा जिनमें इंपीरियल संप्रदाय के लोग रह रहे थे, और वो विचारमग्न होकर उस ओर चला गया। इससे पहले कि वो अंदर जाता, उसने अंदर से एक अतिरंजित आवाज सुनी। नालंदा संप्रदाय के भाइयों, मुझे कहना है कि मेरे पास जो उड़ने वाली तलवार है वो इंपीरियल संप्रदाय के बेजोड़ खजानों में से एक है। इसे नून मनी तलवार कहा जाता है। आप लोग अपने आसपास पूछकर पता लगाए कि इस तलवार को चुराने में मैंने कितनी मेहनत की है। अगर आप में से कोई इसे खरीदना चाहता है तो उसे 3 दिनों में एक्सचेंज में इसका इस्तेमाल न करने की कसम खानी होगी, नहीं तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। किसी ने तुरंत संदेह से पूछा, क्या ये खजाना सचमुच उतना ही अद्भुत है जितना आप कहते हैं? मैं, शांत, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो भूल जाए, मैं ये उड़ने वाली तलवार कहीं भी बेच सकता हूँ। वीर को ये जगह पहले से ही असामान्य लगी थी क्योंकि दोनों संप्रदायों के बहुत से डिसाइपल यहाँ एकत्रित हुए थे। जब वो पास गया तो उसने देखा कि इंपीरियल संप्रदाय का एक 20 साल का डिसाइपल सिक्कों से बनी एक तलवार पकड़े हुए था जो नीले रंग की चमक रही थी और तलवार के बारे में बहुत बड़बोलापन से बात कर रहा था। आसपास मौजूद इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उनमें से एक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने खांसते हुए कहा, जूनियर भाई शान ने जो कहा वो सही है। ये नून मनी तलवार वास्तव में हमारे इंपीरियल संप्रदाय का खजाना है, लेकिन मुझे कहना होगा कि जूनियर भाई शान के हाथ में जो तलवार है वो नकली है, इसके अभी भी कुछ यूज हैं। नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे। फिर एक 5वीं लेयर का डिसाइपल आगे बढ़ा। वीर को याद आया कि इस डिसाइपल का नाम जिगर था। जिगर शान के पास गया और वे आपस में तब तक बात करते रहे जब तक कि उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं आ गई। इन डिसाइपल में लोग जो तलवार के बारे में जानते थे वे मजाक उड़ाते हुए कहते थे, ये सिर्फ एक साधारण लोहे की तलवार है जिसमें कुछ टूटे हुए स्पिरिट गोल्ड हैं और किसी ने इसे बेचने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि इंपीरियल संप्रदाय का मूल्य सिर्फ इतना ही है। शान ने तुरंत जवाब दिया, इस भाई ने जो कहा वो गलत है। मेरे बड़े भाई ने तो यहाँ तक कहा कि ये नकली है, लेकिन आपके नालंदा संप्रदाय में अभी भी कोई ऐसा इंसान है जिसने इसे खरीदा है। इस तरह की चीजें नवीनता के लिए खरीदना सबसे अच्छा है। तलवार खरीदने वाले नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल ने हंसते हुए कहा, भाई शान, आपने जो कहा वो गलत है। मैंने ये तलवार इकट्ठा करने के लिए नहीं खरीदी है, बल्कि अपने पापा को देने के लिए खरीदी है। मेरा परिवार सुअर पालता है, इसलिए ये तलवार सुअरों को मारने के लिए एकदम सही रहेगी। शान नाराज नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने इसे पहले ही खरीद लिया है, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि तुम इसके साथ क्या करते हो। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक और खजाना है। इसे अजेय काला बदबूदार थंडरबॉल कहते हैं। ये चीज़ वाकई एक खजाना है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम इसका लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने एक काली गेंद निकाली और उसे दीवार पर फेंका। धमाके के साथ दीवार पर दरारें पड़ गईं। गेंद जिस जगह लगी वहां पर काली धुंध छा गई और उससे दुर्गंध आने लगी। शान ने गर्व और मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसा है? ये अजेय अंधेरा बदबूदार वज्र गेंद मेरा अपना निजी छिपा हुआ हथियार है। लेकिन इसकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये किसी पर गिरती है तो एक कीचड़ ऐसी चीज़ है जिसे मैं भी नहीं धो सकता। खास तौर पर इसकी गंध, ये ऐसी चीज़ है जिसे मैंने दर्जनों बिस्टों को इकट्ठा करने के बाद बनाया है। कोई भी इससे घृणा कर सकता है। सभी लोग दंग थे और मुंह खोले एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ डिसाइपल्स ने अपनी नाक भींची और कुछ कदम पीछे हट गईं। वीर भी हैरान था। उसने अपनी दूरदृष्टि से देखा और उसका भाव अचानक अजीब हो गया। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स को बहुत अजीब लगा, लेकिन शान इंपीरियल संप्रदाय में अजीबोगरीब चीज़ें बनाने के लिए जाना जाता था। कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कोई भी उन बदबूदार बमों में से किसी एक की चपेट में नहीं आना चाहता था। अजय काला कीचड़ बदबू बम इंपीरियल संप्रदाय में वास्तव में प्रसिद्ध था। गुप्त रूप से ये संप्रदाय के असली खजानों में से एक से लगभग मेल खा सकता था। तो कैसा लगा? इस बार मैं आप सभी को अपना छिपा हुआ इक्का दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी वही बात कहनी है जो मैंने पहले कही थी। आप इसे 3 दिनों में एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या मैं इसे आपको नहीं बेचूंगा। शान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन मन ही मन हंसा। तुम मूर्ख बदमाशों, जितना ज्यादा मैं कहूंगा कि तुम्हें इसका यूज नहीं करना चाहिए, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम लोग इसे एक्सचेंज में यूज करोगे। ये देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। बुजुर्ग निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे कुछ जादुई खजाने भी देंगे। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और वो चिल्लाने लगा। नालंदा संप्रदाय के साथी भाइयों, एक पुरानी कहावत है, लोगों को मारने के लिए सिर्फ सिर हिलाना ही काफ़ी है। लेकिन मुझे सभी से पूछना है, लोगों को मारना उन्हें अपमानित करने जितना संतोषजनक कैसे हो सकता है?
उन्हें अपमानित करके वे 10,000 साल तक बदबू मारेंगे। इसके बारे में सोचें, जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे हों और आप इसका इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप जीत ना पाएं, फिर भी आप उनसे ज़्यादा सम्मान के साथ बाहर निकलते हैं। या भागते वक्त, अगर आपके पास ये चाल है तो ये भी अद्भुत काम करती है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में भागते हैं तो कोई भी आपका पीछा करने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो ये भी एक निर्णायक कदम हो सकता है। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड को चुराने की हिम्मत करता है तो उस पर इसका इस्तेमाल करें और फिर उसके पास कभी मौका नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी बदबू के आसपास नहीं रहना चाहेगी। शान के विज्ञापन ने नालंदा संप्रदाय के बहुत से डिसाइपल्स को प्रभावित किया, खासकर जब उन्होंने इस बारे में बात की कि इसका इस्तेमाल प्रेम प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कैसे किया जा सकता है। ये बात सच में कुछ लोगों के कान में गूंजती रही। ये बात सच में प्रेम प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा पाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु थी। शान की नज़र दूर खड़े वीर पर गई। वो जानता था कि नालंदा संप्रदाय में वीर को कचरा माना जाता था। उसके जैसे लोग शान के बड़े ग्राहक थे। इंपीरियल संप्रदाय में कचरा उसने पहले ही साफ कर दिया था, इसलिए जब उसने वीर को देखा तो वो एक्साइटमेंट से बोला, ये बम खास तौर पर कम लेवल वाले भाइयों के लिए यूज़फुल है। इस बदबूदार बम के साथ कौन आपको फिर से धमकाने की हिम्मत करेगा? अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो उस पर एक बम फेंक दें। मैं, शान, आपसे वादा कर सकता हूं कि आप संप्रदाय में बिना किसी डर के चल सकते हैं। ये कहते हुए शान मन ही मन हंस पड़ा। कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये ऐसा था जैसे कि पिटाई को आमंत्रित किया जा रहा हो। शान ने देखा कि उसने बहुत से लोगों को लगभग जीत लिया है। उसने जल्दी से सौदा पक्का करने की कोशिश की। ये बदबूदार बम कम लेवल वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आत्मरक्षा हथियार है। आज मैं इस पर बिक्री करूंगा। 2 पर 1 फ्री, इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। जब हम ट्रेनिंग की दुनिया में फिर से मिलेंगे तो मेरा ख्याल रखना मत भूलना। डिसाइपल्स में से जो उसकी कही हर बात से खुश हुए, उनमें से एक ने पूछा, क्या ये चीज़ सच में उतनी ही अद्भुत है जितना आप कह रहे हैं? कुछ और निकालो और मुझे एक एक करके परखने दो। अगर ये सच में इतना अच्छा है तो मैं खेलने के लिए कुछ खरीद लूँगा। शान ने अपने बैग से 1 दर्जन बदबूदार बम निकाले और उन्हें धीरे से ज़मीन पर रख दिया, जैसे उसे डर था कि वे फट जाएंगे, और कहा, तुम्हें इस खजाने के साथ सावधान रहना चाहिए। इसे धीरे से उठाओ और नीचे रखो। इसका यूज़ करते वक्त बस फिर से दूर फेंक दो। जब इसे कोई प्रतिरोध मिलेगा तो यही फट जाएगा। जिस इनर डिसाइपल ने बात की थी उसका नाम निहाल था। निहाल आगे बढ़ा और सावधानी से बदबूदार बमों में से एक को उठाया और अपने हाथ में लेकर उसकी जांच की। शान की अभिव्यक्ति सामान्य रही, लेकिन उसने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। छोटे बदमाश, क्या तुम इसे समझ सकते हो? संप्रदाय के बुजुर्गों के अलावा वरिष्ठ भाई भी इसके रहस्य को नहीं देख पा रहे हैं। निहाल ने बहुत देर तक उसे देखा और बदबूदार बम के बारे में कुछ खास नहीं पाया। उसने बदबूदार बम को दूर एक खुले मैदान में फेंक दिया और जैसे ही बम एक चाप में उड़ा, जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला था, शान ने अपने मन में सोचा, विस्फोट हो गया। एक धमाके के साथ बदबूदार बम फट गया, जिससे जमीन काली हो गई और दुर्गंध से भर गई। वीर की आंखें चमक उठीं। कोई नहीं जानता था कि उसकी दूरदृष्टि ने उस क्षेत्र को कवर कर लिया था। जब बदबूदार बम फटा तो उसने ध्यान से आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव का पता लगाया। जब शान ने पहली बार बदबूदार बम फेंका तो भी ऐसा ही हुआ। वीर हंसा, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया और देखता रहा। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा? ये बदबूदार बम वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, है ना? लेकिन मैं, शान, एक ईमानदार लड़का हूँ, इसलिए सच ही कहूँगा। ये खजाना हर बार नहीं फटता। इसे फटने के लिए एक खास फेंकने की टेक्निक की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप लोग इसे खरीद लेंगे तो आप खुद ही इसका पता लगा लेंगे, इसलिए इसके बारे में मुझसे मत पूछिए। निहाल शान के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वे एक तरफ चले गए और उसने कुछ चीज़ें निकालीं। शान ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और बदले में 10 बदबूदार बम निकाल लिए। शान ने फुसफुसाते हुए कहा, आमतौर पर आपको 6 खरीदने पर सिर्फ 3 मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप पहले खरीदार हैं, इसलिए मैं एक और मुफ्त दे दूंगा। जब एक लड़के ने पहले तो उनका व्यापार किया और उसका परीक्षण भी किया, तो उसके बाद कुछ इनर डिसाइपल्स आगे आए और उन्होंने कुछ खरीद लिए। हर बार जब शान अपनी बिक्री पूरी कर लेता तो वो हमेशा कुछ शब्द जोड़ देता, जैसे कि ये चीज़ हर बार सफल होने की गारंटी नहीं है, अगर ये काम नहीं करती है तो इसे कुछ और बार प्रैक्टिस करें। अगर कोई सवाल होता तो वे आकर उससे पूछ सकते थे और वो उन्हें फेंकने की टेक्निक सिखा सकता था। ये कहते हुए शान मन ही मन हंसा और मन में ही कहा, तुम लोग कई बार कोशिश करोगे और असफल हो जाओगे, फिर एक और कोशिश करोगे और 1 या 2 कोशिशों के बाद सफल हो जाओगे। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहने वाला हूँ, इसलिए जब तक तुम लोगों को मुझ पर शक होगा मैं बहुत पहले ही चला जाऊँगा। लेकिन अभी भी कई डिसाइपल ऐसे थे जो सतर्क थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा।
थोड़ी देर बाद सिर्फ कुछ बदबूदार बम बचे थे। शान ने गर्व से नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल को देखा और सोचा, बेवकूफ़ों का झुंड। अगर तुम लोग 3 दिनों में एक्सचेंज में इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो तुम बस मेरे द्वारा धोखा खाओगे, लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो देखने के लिए कुछ अच्छा होगा। ये बदबूदार बम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं। दूसरे लोग इसे हथौड़े से भी नहीं फोड़ सकते। मैं सच में 3 दिनों में एक्सचेंज का इंतज़ार नहीं कर सकता। उसकी नज़रें आसपास घूमी और उसने वीर की हल्की मुस्कान देखी। वो दंग रह गया। उसने आंखें घुमाईं और कहा, भाई तुम खेलने के लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? तुम्हारा लेवल के हिसाब से ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस एक फेंक दो। वीर ने शान की ओर मजाकिया भाव से देखा। शान हैरान था। उस नज़र से उसे लगा जैसे वीर ने उसके राज को जान लिया है। उसने वीर को ध्यान से देखा और पाया कि वीर सिर्फ तीसरी लेयर पर था। कचरा कहलाना बिना किसी कारण के नहीं हो सकता था, इसलिए उसने सोचा कि यह उसकी अपनी कल्पना रही होगी। वीर हल्के से मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं 2 के बदले में दे दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई खजाना नहीं है। सिर्फ संप्रदाय से ताबीज हैं। शान पहली बार हिचकिचाया। उसने सुनिश्चित किया कि वीर सिर्फ तीसरी लेयर पर था। फिर उसने आखिरकार आराम किया और 3 बदबूदार बम निकाले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें सामान दूंगा और उन्हें ताबीज के रूप में बेचूंगा। 2 खरीदो, 1 पाओ। ये बदबूदार बम तुम्हें एक असाधारण एहसास देंगे। हाँ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने सोचा, जब मैंने कहा कि ये एक असाधारण एहसास होगा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जब तक तुम बदबूदार बमों को अपने पास रखोगे, भले ही तुम आदान प्रदान के दौरान इसका इस्तेमाल न करो, अगर मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असाधारण एहसास कैसा होता है। कुछ ऐसा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 24, वीर को मोती में मिले मास्टर आयु। वीर ने बदबूदार बम को एक तरफ रख दिया और शान की तरफ देखा। उसने कहा, भाई शान, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज बिक्री जारी रखें। शान ने सिर हिलाया। उसने दोस्ताना भाव से कहा, भाई आपको उन बदबूदार बमों से सावधान रहना चाहिए। याद रखें, वे हमेशा काम नहीं करते क्योंकि उन्हें फेंकने की एक खास टेक्निक की ज़रूरत होती है। अगर आप सफल नहीं होते तो ये मत कहना कि मैंने आपसे झूठ बोला। इसके साथ ही वो अन्य लोगों को भी अपनी बात बताता रहा। साथ ही भाइयों, मेरे पास अभी भी एक और खजाना है। ये इंपीरियल संप्रदाय की एक यादगार चीज़ है। इसके साथ आप एक सुंदर लड़की पाने के लिए इंपीरियल संप्रदाय में जा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत मेहनत से मिली है, लेकिन मैं इसे हमारी दोस्ती के आधार पर बेचूंगा। नालंदा संप्रदाय के साथी भाइयों, आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वीर ने ठहाका लगाया। वो मुड़ा और जड़ी बूटी के बगीचे की ओर वापस चला गया। कुछ ही देर बाद वो बगीचे में पहुंच गया। उसने बगीचे को देखा और पाया कि जैक वहां नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में पैर मुड़कर बैठ गया और तीनों बदबूदार बमों को जांचने के लिए बाहर निकाला। काफी देर बाद वीर ने एक दिलचस्प अभिव्यक्ति प्रकट की। ये बदबूदार बम उसकी दूरदृष्टि के तहत पारदर्शी दिखाई दिए, जैसे कि उनमें कोई राज नहीं छिपाया जा सकता था। बदबूदार बमों में शान की दूरदृष्टि का एक अंश था, जिसके कारण वो इन्हें इच्छानुसार विस्फोट कर सकता था। वीर को कभी नहीं पता था कि दूरदृष्टि का इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। ध्यान से इसकी नकल करने के बाद उसने बदबूदार बमों में दूरदृष्टि को अपने साथ मिला दिया। उसने शान की दूरदृष्टि को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे घेर लिया। अगर वो चाहता तो उसे कभी भी नष्ट कर सकता था। इस बदबूदार बम पर दूरदृष्टि के प्रयोग ने वीर को प्रेरित किया। उसने थोड़ा सोचा और रहस्यमयी मोती निकाल लिया। अगर दूरदृष्टि का इस तरह से यूज किया जा सकता है तो क्या इसका यूज उसी तरह से मोती पर भी किया जा सकता है? वीर की आंखें चमक उठीं और उसकी दूरदृष्टि जल्दी ही मोती में चली गई। काफी वक्त बाद वीर ने भौहें सिकुड़ीं। पत्थर का मोती ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसकी दूरदृष्टि से ये हमेशा की तरह ही दिख रहा था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर पत्थर का मोती लेकर जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल गया। सबसे तेज गति से वो पहाड़ों में एक सुनसान जगह पर जाकर मोती में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे पता चल गया कि वक्त बहुत कीमती है और उसने तुरंत अपनी दूरदृष्टि मोती में डाल दिया। 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, कोई बदलाव नहीं हुआ। वीर ने अपनी थोड़ी रगड़ी और बुदबुदाया, क्या मैं सचमुच अपनी दूरदृष्टि को मोती के अंदर नहीं छोड़ सकता हूँ? उसी वक्त चमकती हुई चीजों में से एक अचानक चमकने लगी, फिर मंद पड़ गई। वीर दंग रह गया। फिर एक चेन रिएक्शन की तरह दूसरी सभी चीजें चमकने लगी और मंद पड़ने लगीं। जल्द ही मोती में सभी चमकती हुई चीजें मंद पड़ गईं, जब तक कि कोई प्रकाश नहीं रह गया और मोती पूरी तरह से अंधेरा हो गया। वीर हैरान रह गया। उसने बहुत देर तक ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, मुझे अब और निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है।
अपने आध्यात्मिक आंदोलन के चरण के साथ स्वर्ग को चुनौती देने वाले मोती को देखने की कोशिश करना सिर्फ एक ख्वाहिश है। वीर चौंक गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो दर्जनों सालों से मोती में था और ये पहली बार था जब उसने किसी और को बोलते हुए सुना था। वीर ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में सदमे को दबा लिया। उसने अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, जूनियर का नाम वीर है और सीनियर का क्या नाम है? वीर एक होशियार लड़का था। उसने नहीं सोचा था कि वो आदमी अचानक प्रकट हुआ है, बल्कि वो तो हमेशा से वहां था और 30 सालों से उसे देख रहा था। इस छोटे से देश के जूनियर के रूप में तुम्हें इस बूढ़े आदमी का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद और पत्थर के मोती की मदद से लगभग 30 साल का वक्त यूज़ किया और सिर्फ आध्यात्मिक आंदोलन के चरण तक पहुंचे। ये सच में निराशाजनक है, खासकर आपकी धारणा। आपने अभी मोती को स्कैन करने के लिए अपनी दूरदृष्टि का यूज़ करने के बारे में सोचा है। वीर ने कुछ देर तक सोचा। उसने पहले भी अपनी दूरदृष्टि से पत्थर के मोती को देखा था, लेकिन अब तक इतने लंबे वक्त तक नहीं देखा था। तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे बहुत परेशान करता है। ट्रेनिंग करना स्वर्ग को चुनौती देने वाला काम है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। मैंने तुम्हें इन कुछ सालों में देखा है कि तुम इस कुत्ते की चादर वाले संप्रदाय में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन सभी को पहले ही मार देता। अगर किसी ने मेरा अपमान करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, खासकर उस अनीश को। वो वास्तव में मुझे परेशान करता है। अपने गुस्से के कारण मैं उसकी आत्मा को ले लेता और उसे नरक में फेंक देता और फिर उसके परिवार को मिटा देता। वीर का चेहरा अजीब हो गया। वो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, वरिष्ठ, मुझे बीच में मत टोको। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। तुम्हारे छोटे से संप्रदाय में कितनी अच्छी दिखने वाली लड़कियां हैं, फिर भी अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। वीर अवाक रह गया और काफी देर तक बोल नहीं सका। बेटे, क्या तुम थोड़ी और मेहनत कर सकते हो? जल्दी करो और आत्मा परिवर्तन लेवल तक पहुंचो ताकि ये बुरा आदमी बाहर आ सके। वीर झिझका। वो कुछ उलझन में था और उसने पूछा, वरिष्ठ, आत्मा परिवर्तन लेवल क्या है? और जब आपने कहा कि मैं आध्यात्मिक आंदोलन लेवल में था तो आपका क्या मतलब था? क्या तुम खुद नहीं सोच सकते? हमेशा हर चीज के बारे में पूछते रहते हो। भूल जाओ, सिर्फ रैंक 3 लेवल वाले देश के एक छोटे से ट्रेनर के लिए भले ही तुम तब तक सोचो जब तक तुम्हारा सिर फट न जाए, तुम इसका पता नहीं लगा पाओगे। अच्छी तरह सुनो बेटा, मैं रैंक 5 लेवल वाले देश के लेवल क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे रैंक 3 लेवल वाले देश में सिर्फ 4 लेवल हैं, क्यूई संघनन, नींव स्थापना, कोर गठन और नवजात आत्मा। जहाँ तक आत्मा गठन लेवल की बात है तो ये तुम्हारी नज़र में किंवदंतियों की चीज़ होगी। जब कोई इंसान स्पिरिट फार्मिंग स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसके देश की रैंक बढ़ाकर रैंक 4 के लेवल देश में बदल दी जाएगी। इसके साथ ही देश की ट्रेनिंग गठबंधन से उचित संसाधन प्रदान किए जाएंगे और देश को देश के बाहर ट्रेनिंग करने वाले सितारों के लिए लड़ने का अधिकार भी मिलेगा। देश को गठबंधन की रक्षा के लिए मिशन भी करने होंगे। इसी तरह अगर कोई आत्मा परिवर्तन रैंक 4 वाले देश में दिखाई देता है तो उसे रैंक 5 वाले देश में बदल दिया जाएगा और इसी तरह आगे भी। आध्यात्मिक आंदोलन लेवल के लिए ये आमतौर पर रैंक 4 या उससे ऊपर के देश में यूज किया जाने वाला लेवल है। ये क्यूई संघनन लेवल के समान है, लेकिन इसकी सीमा ज़्यादा व्यापक है। वीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आत्मा परिवर्तन जूनियर के लिए बहुत दूर है। बकवास। मैं, जो रैंक 6 देश से हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आत्मा परिवर्तन लेवल क्या है? लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता। लेकिन मैं पिछले 30 सालों से तुम्हारे लेवल में मदद करने के लिए अपने नवजात आत्मा सार का यूज़ कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे टैलेंट की कमी के साथ तुम 30 सालों में इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते थे? और तुम्हारे मेरे नवजात आत्मा तत्व को आत्मसात कर लिया है, इसलिए मेरे समान लेवल ट्रेनिंग के लोगों के अलावा कोई भी दूसरा तुम्हारे लेवल को नहीं देख सकता है। इसके अलावा जब तुम्हारे हाथों में स्वर्ग विरोधी मोती है तो तुम्हें किस बात का डर है? जब ये लेवल गठबंधन में दिखाई दिया तो मुझे इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप मुझे अपना शरीर खोना पड़ा। अगर मैं इस मोती में भाग नहीं जाता तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाती। मैं यूज़ करने के लिए एक और शरीर ढूंढना चाहता था, लेकिन ये शापित स्वर्ग विरोधी मोती। ऐसा लगता है कि अगर कोई बिना शरीर के इसमें आता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ये स्वर्ग विरोधी मोती एक पिंजरे की तरह है जो मुझे बाहर निकलने से रोकता है। मैंने कई सालों तक इस मोती का अध्ययन किया है। इस मोती का कोई मालिक होना ज़रूरी है, तभी इसके कई प्रभाव यूज़ किए जा सकेंगे और मुझे मुक्त किया जा सकेगा। जब मैंने ये मोती प्राप्त किया तो मेरे पीछे और भी लोग पड़े थे, लेकिन मेरे पास इसका अध्ययन करने के लिए कुछ वक्त था। इसे धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों का सार अवशोषित करना चाहिए, तभी ये किसी मालिक की पहचान कर पाएगा। लेकिन फिर भी मालिक को मुझे यहाँ से निकालने से पहले आत्मा परिवर्तन लेवल तक पहुँचना होगा।
आह छोटे बच्चे, कुछ दया दिखाओ और तेजी से लेवल पार करो। फिर मेरे यूज़ करने के लिए एक अच्छा शरीर ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं, आयु, तुम्हारी दयालुता को याद रखूंगा और मेरी सुरक्षा के साथ तुम एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जी सकोगे। लास्ट के शब्द मास्टर आयु ने गुस्से नहीं बल्कि उदासी से कहे। वीर ने थोड़ा सोचा। जब वो बोलने ही वाला था तो मास्टर आयु की आवाज़ फिर आई। बेटे, कोई आया है। मैं तुम्हें निकलने में मदद करूंगा। अचानक उसे आंसू बहने जैसा एहसास हुआ। वीर का शरीर कांप उठा और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसने अपनी दूरदृष्टि बाहर भेजी और पाया कि दो डिसाइपल, एक लड़की और एक लड़का, चुपचाप वीर की दिशा में चल रहे थे। वीर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर दोनों रुक गए और एक दूसरे को चूमने और छेड़खानी करने लगे। जल्द ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उनकी आहें आसपास के माहौल में गूंजने लगीं। वीर इन दोनों डिसाइपल्स से बहुत परिचित था। वे दोनों पीछे पहाड़ पर थे। उसने एक्साइटमेंट से उन्हें कुछ देर तक देखा, खासकर लड़की डिसाइपल को, फिर वो अनिच्छा से चला गया। घर वापस आकर वीर ने मास्टर आयु की कही बातों के बारे में सोचा। वीर को उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उसने वाकई बहुत कुछ सीखा था, ये दुनिया कैसे काम करती है। वीर को यकीन नहीं था कि वो उन बातों के बारे में झूठ बोलेगा। 3 दिन बाद नालंदा संप्रदाय और एनपीटीएल संप्रदाय के बीच आदान प्रदान आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। ये दोनों संप्रदायों के बीच लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा थी, इसलिए ये परंपरा बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई गई। ये जगह नालंदा संप्रदाय के देवदार पर्वत शिखर पर स्थापित किया गया था। एक धनुषाकार पत्थर का पुल पहाड़ की दो चोटियों को जोड़ता था। वीर ने पाइन पीक पर्वत की चोटी को दूर से देखा था, लेकिन बादलों के कारण वो कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। पाइन पीक पर्वत नालंदा संप्रदाय के जरूरी जगहों में से एक था। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व बहुत ज्यादा था, पीछे के पहाड़ की तरह, और ये वो जगह थी जहां दो कोर फॉर्मेशन बुजुर्ग लेवल करने जाते थे। इस आदान प्रदान के लिए पाइन पीक के शीर्ष पर एक बड़ा पत्थर का मंच तैयार किया गया था। ये सफ़ेद जेड के 8 बड़े खंभों से घिरा हुआ था, जिन पर नालंदा संप्रदाय के 500 साल के इतिहास को उकेरा गया था। यहाँ पहुंचने के बाद सफ़ेद जेड खंभों से एक राजसी हवा निकली और तुरंत ही हत्या की मंशा में बदल गई, जिसने हड्डियों को छेद दिया। दोस्त निशांत, जब भी मैं इन सफ़ेद जेड खंभों को देखता हूं तो मुझे अलग ही अनुभूति होती है। कोई हैरानी नहीं कि ये कतर की ट्रेनिंग वाले देश का खजाना है। बूढ़े आदमी विभोर ने आह भरी और हत्या के इरादे को नष्ट करने के लिए अपना हाथ लहराया। उसके पीछे नालंदा संप्रदाय के सभी डिसाइपल हैरान थे। उस पल हत्या के इरादे ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे युद्ध के मैदान में जा रहे हों। वे इस भावना से लगभग कुचले हुए महसूस कर रहे थे, जब तक कि एल्डर विभोर ने इसे दूर नहीं कर दिया। भाई विभोर, ये एक खजाना है जिसे हमारे संस्थापक ने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। सफ़ेद खंभों के 100 मीटर के भीतर कोई भी गैर नालंदा संप्रदाय का डिसाइपल हत्या के इरादे से दबाव में आ जाएगा। मुझे लगता है कि एल्डर विभोर समझ गए हैं, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ करें। निशांत का चेहरा शांत रहा। उसने हाथ से एक मुहर बनाई और सफ़ेद जेड खंभों से एक हल्की रोशनी निकली। बड़े हाथों की तरह रोशनी ने चोटी को ढकने वाले बादलों को दूर कर दिया। हत्या का इरादा भी गायब हो गया। उसके सामने सभी इन डिसाइपल्स ने अपनी उंगलियां चटका दीं। एल्डर विभोर ने मुड़कर दूसरे दो बुजुर्गों से बात की और फिर कहा, कोई बात नहीं। पुराने नियमों के हिसाब से हम पहले डिसाइपल को भेजेंगे। फिरोज, तुम जाओ। फिरोज वाटर सोल रूट वाला लड़का था। वो मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस ली और बिजली की तरह मंच पर पहुंचा। वीर अपनी पीठ पर उड़ती तलवार लिए, लाल डिसाइपल के कपड़े पहने, जैक के पीछे खड़ा था। वो काफी राजसी लग रहा था। जैक अपने डिसाइपल की शक्ल से बहुत संतुष्ट था। जब से वीर तीसरी लेयर पर पहुंचा था, जब भी वो वीर को देखता था तो उसे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता था। लेकिन वो वीर को पसंद नहीं करता था, लेकिन कम से कम वो वीर को अपने डिसाइपल के रूप में देखने लगा था। बेशक ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वीर तीसरी लेयर से आगे निकल पाता है या नहीं। अगर 8 से 10 साल बाद भी वीर तीसरी लेयर पर अटका रहा तो शायद जैक फिर से वीर से नफरत करने लगेगा। इन 3 दिनों में वीर ने लगभग कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला। उसने अपना ज़्यादातर वक्त मोती में बिताया और मास्टर आयु से बातें की। कई बातें करने के बाद उसे मास्टर आयु के बारे में कुछ समझ आया। मास्टर आयु सुजाकू के नंबर 1 विशेषज्ञ थे और उनका देश रैंक 6 का था। उनका लेवल अकल्पनीय लेवल पर था। वो किसी को भी मार देते थे जो उन्हें परेशान करता था। जो कुछ भी वो चाहते थे उसे वो चुरा लेते थे और बेहद घमंडी थे। फिरोज के मंच पर आने के बाद माहौल शांत हो गया। नालंदा संप्रदाय के लीडर निशांत ने फिरोज को देखा और अपने एक डिसाइपल से कहा, जगत, तुम जाओ। जगत एक बहुत ही शांत डिसाइपल था। वो उन डिसाइपल्स में से एक था जो गहन प्रशिक्षण के बाद छठी लेयर तक पहुंच गया था। नालंदा संप्रदाय ने पहले दौर में एक छठी लेयर के डिसाइपल को भेजा।
एल्डर विभोर ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपने डिसाइपल से कहा, फिरोज, इस लड़ाई के लिए मैं आपको अपनी 50% शक्ति को यूज करने की परमिशन देता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, नालंदा संप्रदाय के लोगों के हाव भाव बदल गए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 25 लड़ाई। भाई जगत, उसको आपको हराना ही होगा और संप्रदाय को गर्व महसूस करना होगा। उसे बताओ कि हमारा नालंदा संप्रदाय कितना मजबूत है। जाओ भाई जगत, इंपीरियल संप्रदाय बहुत घमंडी है। भाई जगत, तुम्हें उसे हराना ही होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहने की हिम्मत की कि अपनी शक्ति का सिर्फ 50% ही इस्तेमाल करेंगे। इंपीरियल संप्रदाय बहुत चालाक है। नालंदा संप्रदाय के सभी अनुयायी भड़क गए। इंपीरियल संप्रदाय के बुजुर्ग के उन शब्दों ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। नालंदा संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए। वे चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें ठंडी हो गईं और इंपीरियल संप्रदाय की ओर उनकी निगाहें कम दोस्ताना हो गईं। जैक ने हंसते हुए कहा। वो मुस्कुराया और वीर से फुसफुसाया, वीर, इसे ध्यान से देखो। ये कॉम्पिटिशन पहले से ज्यादा जल्दी होगा। ये पहली बार है जब इंपीरियल संप्रदाय ने इतना घमंडी होने की हिम्मत की है। वीर ने चारों ओर गुस्सैल डिसाइपल्स को देखा और फिर फिरोज को देखा। उसके शरीर पर अभी भी काले कोहरे की एक लेयर थी जो वीर को अपने लेवल को देखने से रोक रही थी। फिरोज मंच पर खड़े हुए उसने धीरे से कहा, भाई जगत, हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा है, मैं इस लड़ाई में अपनी शक्ति का केवल 50% ही यूज करूंगा। जगत मध्यम कद का था। उसका रंग सांवला था और उसका शरीर बहुत मजबूत लग रहा था। ट्रेनर की बजाय वो मॉर्टल दुनिया में एक योद्धा की तरह लग रहा था। उसने सावधानी से फिरोज की ओर देखा और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसके चारों ओर एक एक करके खिलते हुए सफ़ेद कमल दिखाई दिए और उसके शरीर के चारों ओर तैरने लगे। सफ़ेद कमलों पर तलवार की क्यूई के टुकड़े दिखाई दिए। जगत के कपड़ों से टकराने वाली हवा की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं, लेकिन हवा नहीं थी। संप्रदाय के लीडर निशांत मुस्कुराए। जगत का कमल ब्लेड पहले ही मध्य रैंक तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छा, लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने गर्व से कहा, हाँ, संप्रदाय लीडर, जगत मेरा पसंदीदा डिसाइपल है। उसका टैलेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत मेहनती है। ये कमल का ब्लेड कुछ ऐसा है जिसे उसने खुद तलवार मंडप से चुना है। 5 साल बाद वो पहले ही मध्य रैंक तक पहुंच चुका है। एल्डर ने मुस्कुराते हुए आसपास के डिसाइपल से कहा, कमल की तलवार अपनी आक्रमण शक्ति के लिए जानी जाती है। आपको उससे सीखने का ये अवसर लेना चाहिए। अनीश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उसने सोचा, लॉर्ड्स ब्लेड। मैं भी ये जानता हूँ। मुझे 5 साल दो और मैं उससे ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगा। भाई जगत आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे कमल के ब्लेड के साथ पहले से ही इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। मंच पर जगत चिल्लाया, भाई फिरोज, मेरा ये कमल का पत्ता बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें सावधान रहना होगा। उस समय जगत के चारों ओर तैरते हुए कमल तेजी से घूमने लगे और तलवार क्यूई फिरोज पर बरसने लगी। फिरोज का चेहरा शांत रहा। वो जल्दी से पीछे की ओर बढ़ा और अपने हाथ से एक संकेत बनाते हुए चिल्लाया, पानी की स्क्रीन। उस पल आसमान काला हो गया और रोशनी के धब्बे दिखाई दिए। वे पानी की बूंदें थीं। पानी की बूंदें बिजली की तरह फिरोज के सामने इकट्ठी हो गईं, जिससे पानी की एक लेयर बन गई। ये इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। एल्डर विभोर ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े डिसाइपल्स से कहा, नालंदा संप्रदाय के लॉर्ड्स ब्लेड में महारत हासिल करना बहुत कठिन टेक्निक है। आप सभी को याद रखना चाहिए, अगर आप इस लॉर्ड्स ब्लेड से मिलते हैं तो आपको इसे सीधे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे बचना चाहिए, जब तक कि आप फिरोज की तरह न हो, जिसके पास वाटर सोल रूट है और वो अपनी इच्छानुसार पानी को कंट्रोल कर सकता है। सभी डिसाइपल्स ने हामी में सिर हिलाया, सिवाय पीछे बैठे मध्यम आयु वर्ग के आदमी के, जिसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। मंच पर बरस रही तलवार क्यूई पानी की स्क्रीन से टकराए। जगत उदास हो गया। ये पानी की स्क्रीन बहुत अजीब थी। जिस पल तलवार क्यूई उस पर उतरी, वे बिना किसी प्रभाव के गायब हो गए। वो हैरान रह गया और फिर से वही तरीका अपनाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि फिरोज मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, भाई जगत, तुम इस कमल के पत्ते को लेने की कोशिश करो। पानी में लहरें उठीं और पानी की सतह से तलवार की क्यूई जगत की ओर निकल पड़ी। वही टेक्निक, वही तलवार की क्यूई। जगत की अभिव्यक्ति बदल गई। वो जल्दी से पीछे की ओर बढ़ा, लेकिन तलवार की क्यूई बहुत तेज थी। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने बैग से पीले तावीज़ बाहर फेंक दिए। पीले तावीज़ बिना किसी आग के जल उठे और एक काले धुंध में बदल गए। तलवार की क्यूई काले कोहरे पर उतरी और बिखर गई। काला कोहरा गायब होने से पहले तलवार की क्यूई के अधिकांश हिस्से को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ तलवार क्यूई अभी भी उसमें से निकल गई और जगत के शरीर में घुस गई। जगत को तलवार की क्यूई ने हवा में उछाल दिया। हवा में उड़ते समय उसने खून की खांसी की। वो आखिरकार जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद वो उठने में असफल रहा।
उसके शरीर पर कई छोटे छोटे छेद थे, उनमें से कोई भी इतना गंभीर नहीं था, इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। फिरोज के चेहरे पर गर्व का भाव था। वो मंच से उतरा और बोला, मैंने मास्टर की बात सुनी और पानी के उछाल पर अपनी शक्ति का केवल 50% ही इस्तेमाल किया। लाल चेहरे वाला बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर लाल धुंध में बदल गया और जगत के शरीर के बगल में उतरा। जगत के शरीर को कुछ बार थपथपाते हुए और उसे कुछ कीमती गोलियां खिलाते हुए उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उसके बाद उसने कहा, एक बहुत अच्छा पानी स्क्रीन प्रतिबिंब। सिर्फ 8वीं ले या उससे ऊपर का कोई लड़का ही इसे तोड़ सकता है। मेरा डिसाइपल अभी उतना मजबूत नहीं है, इसलिए हारना सामान्य है। एक एक करके इनपिरल संप्रदाय के डिसाइपल्स ने आपस में बात करते हुए खुशी के भाव प्रकट किए। सिर्फ 6ठी लेयर का डिसाइपल और उसे लगता है कि वो भाई फिरोज से लड़ सकता है। मुझे तुरंत पता चल गया था कि हम पहला राउंड जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल सच है, भाई फिरोज की पानी की स्क्रीन बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े भी इसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सकते। अगर उन्हें लगता है कि वे इसे तोड़ सकते हैं तो वे सपना देख रहे होंगे। सच है, नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल साल दर साल कमज़ोर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने इन डिसाइपल संप्रदाय के डिसाइपल्स की जांच की और उनमें से कोई भी हमारे लिए खतरा नहीं है। ये पूरी तरह सच नहीं है। नालंदा संप्रदाय के बैंगनी कपड़े वाले डिसाइपल्स में से कोई भी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 26 कॉम्पिटिशन। इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल्स की तरह नालंदा संप्रदाय के सभी डिसाइपल पिछले 20 सालों में शामिल हुए थे और उन्होंने पहले कभी ऐसा खूनी नज़ारा नहीं देखा था। वे सभी चुप रहे और अपने दिलों में बेचैनी महसूस कर रहे थे। संप्रदाय के लीडर निशांत का चेहरा उदास हो गया। वो काफ़ी देर तक चुप रहा। वो देख सकता था कि ये फिरोज 6ठी लेयर पर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी शक्तिशाली टेक्निल होगी। जब तक हमलावर कम से कम 8वीं लेयर पर न हो तब तक उसकी पानी की वोल नहीं तोड़ी जा सकती थी। ये तो बस पहली लड़ाई थी, इसमें भी ये इतनी आसानी से हार गया। उसके दिल में कड़वाहट थी। नालंदा संप्रदाय सच में गिर गया था। उसने अपने साथी भाइयों की ओर देखा और पाया कि उन सभी के चेहरों पर भी कड़वाहट के भाव थे। जैक ने ठंडी हवा में सांस ली और कहा, ये डिसाइपल तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इंपीरियल संप्रदाय को ऐसे डिसाइपल कैसे मिलते हैं? मैं इतना भाग्यशाली क्यों नहीं हूँ? वीर ने फिरोज को गहराई से देखा। उसने साफ देखा कि क्या हुआ था, लेकिन जब उसने पानी की वोल का यूज़ किया तो वो फिरोज की ट्रेनिक को देख पाया, लेकिन वीर अभी भी उस टेक्निक से हैरान था। इंपीरियल संप्रदाय के बुजुर्ग विभोर मुस्कुराए और ऊंची आवाज़ में कहा, दोस्त निशांत, इस दूसरे लेवल में पहले एक डिसाइपल को भेजने की बारी आपकी है। निशांत की नज़र हर डिसाइपल पर पड़ी। सभी डिसाइपल्स ने अपना सिर नीचे कर लिया, उम्मीद करते हुए लीडर निशांत उनको ना चुन ले। ये देखकर कि कोई भी डिसाइपल लड़ना नहीं चाहता है, इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वो बोलने वाला था, निहाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, संप्रदाय लीडर, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन सेकंड लड़ाई में मैं जाना चाहूँगा। कुछ बुजुर्गों के हाव भाव बदल गए और बुजुर्ग जिगर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, निहाल, तुम सिर्फ चौथी लेयर पर हो। निहाल ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैंने एक नई टेक्निक सीखी है, लेकिन मैं जीत नहीं सकता, फिर भी मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। उसने अपने दिल में सोचा, अभी कोई भी नहीं जाना चाहता है, इसलिए अगर मैं अभी जाता हूँ तो मैं संप्रदाय के लीडर पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता हूँ। भले ही मैं इस बदबूदार बम से जीत न सकूं, लेकिन मैं बुरा नहीं दिखूंगा। माफ़ करना भाई शान, मैंने इसे तुमसे खरीदा है और अब मैं इसका इस्तेमाल तुम लोगों पर कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसे कर्म कहा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में उसे लगा कि बदबूदार बमों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में उसे अच्छी समझ हो गई है। उसने खुद कोशिश की और असफल रहा, लेकिन शान के पास जाने के बाद वो आखिरकार कुछ बार सफल हुआ। लेकिन वक्त की कमी के कारण उसे और ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसे लगा कि कुछ कोशिशों से वो इसे कामयाब बना सकता है। वही निशांत ने कुछ देर सोचा और फिर आह भरी। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम जा सकते हो, मुझे अपनी नई टेक्निक दिखाओ। निहाल ने खड़ा हुआ और मंच पर चला। जब शान ने निहाल को देखा तो उसको हंसी आने लगी। जब उसने देखा कि एल्डर विभोर एक डिसाइपल चुनने वाले हैं तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, एल्डर, मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने बात करते हुए आंख भी मारी। शान एक ऐसा डिसाइपल था जिसकी वजह से एल्डर विभोर को बहुत परेशानी हुई, लेकिन विभोर को यह भी पता था कि शान बहुत चालाक है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके लिए नुकसानदेह हो। एल्डर विभोर को पता था कि अगर शान अपनी मर्जी से ऊपर जा रहा है तो उसे खुद पर 100% भरोसा है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। शान उत्साह से स्टेज पर चढ़ गया। उसने सोचा, ओह निहाल, तुमने ये सब खुद पर लादा है। जब निहाल ने शान को ऊपर आते देखा तो उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। शान ने ऊंची आवाज में कहा, भाई निहाल, आओ और मुझे अपनी नई टेक्निक दिखाओ। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुम्हारे हमले का सामना करूंगा।
निहाल थोड़ा हिचकिचाया। वो पहले ही फ्लाइंग शब्दों का यूज करने के लेवल पर पहुंच चुका था। उसके हाथ ने एक मुहर बनाई और एक लाल तलवार जल्दी से उड़ गई और उसके चारों ओर तैरने लगी, जिससे एक ठंडी रोशनी प्रकट हुई। उड़ती हुई तलवार तेजी से शान की ओर उड़ी और निहाल ने इस बार कई बदबूदार बमों को नष्ट कर दिया। वो चिल्लाया, मेरी नई टेक्निक देखो। शान जोर से हंसा। उसने आसानी से उड़ती तलवारों को चकमा दिया और अपने दिल में सोचा, विस्फोट। निहाल के हाथों में मौजूद बदबूदार बम उसके फेंकने से पहले ही धमाके के साथ फट गए। चारों ओर बदबू फैल गई। निहाल वहीं खड़ा रहा, काली राख में लिपटा हुआ, अवाक। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबूदार बम उसके फेंकने से पहले ही क्यों फट गए। क्या उसने पहले ही बहुत ज्यादा बल लगा दिया था? शान ने आह भरते हुए कहा, भाई निहाल की चाल बहुत मजबूत है। इसे क्या कहते हैं? आत्मविनाश। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हें बदबूदार बम से सावधान रहना होगा, लेकिन तुमने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाया और वे फट गए। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स जोर जोर से हंसने लगे और निहाल का मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल भी हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे बुजुर्गों को गुस्सा आ सकता था। निशांत ने गुस्से से अपना हाथ हिलाया। हवा की एक लहर ने बदबू को उड़ा दिया और हैरान निहाल को भी मंच से वापस नालंदा पीक पर उड़ा कर ले आए। एल्डर विभोर ने मुस्कुराते हुए कहा, उस निहाल ने अपनी टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हम उसकी असली ताकत नहीं जानते। चलो इसे ड्रॉ कहते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने शान को एक स्वीकृति भरी नज़र से देखा। निशांत ने उदास होकर कहा, हार तो हार ही होती है। ये बराबरी कैसे हुई? जारी रखो। एल्डर विभोर ने हंसते हुए एक डिसाइपल से कहा, जैन अब तुम ऊपर जाओ। इंपीरियल संप्रदाय से एक डिसाइपल बाहर आया। वो लगभग 24 से 25 साल का था। उसने मंच पर हाथ जोड़े और कुछ नहीं कहा। निशांत ने किसी भी डिसाइपल को नहीं बुलाया, बल्कि जेड का एक टुकड़ा निकाला और उसे धीरे से कुचल दिया। जिस पल उसे कुचला गया, मंच पर नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। 3 लोग चमकती नीली रोशनी से बाहर निकले। इन तीनों लोगों ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे। जिस पल वे तीनों उस रोशनी से आए, उन्होंने बहुत ही तीव्र दबाव छोड़ा जिसने डिसाइपल्स को झकझोर दिया। एल्डर विभोर के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने ध्यान से उन तीनों को देखा। इंपीरियल संप्रदाय के पीछे खड़ा आधी उम्रायु का आदमी अचानक उनकी ओर मुड़ा। जब तीनों डिसाइपल्स आए तो उन्होंने सभी की ओर उदासी से देखा। 40 साल का आधी उम्र के आदमी में से एक ने कहा, इंपीरियल संप्रदाय से मैं 20 साल पहले मैं हार गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगा। वीर उन तीनों डिसाइपल्स में से सिर्फ एक को जानता था, जो था मिहिर। उस तीनों को देखकर निशांत से सीधे तरीके से कहा, लखन इस बार तुम जाओ। लखन ने सिर हिलाया। उसके अलावा बाकी 2 लोग स्टेज से हट गए और निशांत के पास खड़े हो गए। नालंदा संप्रदाय के एक डिसाइल ने खुश होकर स्टेज पर देखते हुए कहा, लखन 5वां वरिष्ठ भाई है और मैंने सुना है कि वो 20 साल पहले छठी लेयर पर था। इस बार हमारा नालंदा संप्रदाय जरूर जीतेगा। दूसरा डिसाइपल कहता है, वो लखन है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि वो नालंदा संप्रदाय में नंबर 1 पावरफुल इंसान है। इंपीरियल संप्रदाय जरूर हारने वाला है। पहले डिसाइपल ने फिर से कहा, 5वें वरिष्ठ भाई जाओ और जीत कर आओ। नालंदा संप्रदाय के सभी डिसाइपल एक्साइटमेंट से झूम उठे। पहले 2 हार से उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था। कुछ लड़कियां डिसाइपल तो इसके प्यार में पड़ गईं। निशांत हल्के से मुस्कुराया। उसने सोचा कि इस बार लखन बाहर आ गया है, इसलिए वो इस राउंड को जरूर जीतेगा। अनीश ने जलन से लखन को देखा और नाक भान से कुड़ी। यहाँ तक कि इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल भी सदमे में थे। लखन की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने पिछले 20 सालों में बहुत कुछ सुना था। लेकिन लखन जब पिछले कंपटीशन में हार गया, फिर भी उसने बुजुर्गों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। एल्डर विभोर का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, जैनब मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का यूज करने के लिए पूर्वजों की मुहर हटाने की परमिशन देता हूँ। जैनब का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी शर्ट खोली और अपनी छाती पर एक पीला ताबीज दिखाया। नालंदा संप्रदाय के बुजुर्ग दंग रह गए। ताबीज को ध्यान से देखने के बाद उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। निशांत ने पूछा, मित्र विभोर, ये ताबीज? एल्डर विभोर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने नॉर्मल होकर कहा, निशांत ये कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें किसी और दिन समझाऊंगा। आज इस कंपटीशन में मैं एक और शर्त रखता हूँ, अगर हमारा इंपीरियल संप्रदाय इस बार जीतता है तो आपको हमें 500 साल के लिए नालंदा पर्वत उधार देना होगा। निशांत का भाव गंभीर हो गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो दोस्त विभोर? एल्डर विभोर ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, निशांत जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तावीज़ न्यूबॉर्न सोल लेवल का आदमी है इसे बना सकता है। सच कहो तो इंपीरियल संप्रदाय के एक पूर्वज रैंक 4 देश के युद्ध के मैदान से लौटे और मुझे बताया कि नालंदा संप्रदाय के सभी पूर्वज मर चुके हैं। निशांत के चेहरे पर भाव बदल गए।
बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, एल्डर विभोर, ये बकवास बंद करो, नहीं तो नालंदा संप्रदाय को दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। एल्डर विभोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे इंपीरियल संप्रदाय ने हमारी दोस्ती के कारण अभी तक इस पहाड़ को बलपूर्वक नहीं लिया है, इसलिए हम इस कंपटीशन में आप लोगों को एक मौका देंगे। अगर नालंदा संप्रदाय इस बार जीतता है तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे। निशांत, चलो हम इस कंपटीशन को जारी रखते हैं। नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल सभी कंफ्यूज थे, लेकिन उन सभी को लगा कि उनके दिलों पर विशाल चट्टानें भारी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि आसमान में अंधेरा हो गया था। वीर घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि मास्टर आयु ने जो कहा था वो सच था। ये दुनिया सच में रैंकों में विभाजित थी। जैक का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सुस्त थीं। उसने खुद से कहा, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नालंदा संप्रदाय के सभी पूर्वज मर चुके हैं। पहले हम कम से कम दूसरे संप्रदायों को डराने के लिए पूर्वजों पर भरोसा कर सकते थे और मुश्किल से टिके रह सकते थे, लेकिन अब जब पूर्वज मर चुके हैं तो सब खत्म हो चुका है। धिक्कार है। अगर 500 साल पहले रैंक 4 देशों ने ड्रैगन स्टार को चुराने के लिए आक्रमण नहीं किया होता, तो देश ने अपने सभी सोलबॉर्न ट्रेनर को वापस नहीं बुलाया होता, तो नालंदा संप्रदाय इस स्थिति में नहीं होता जिसमें वो अब है। निशांत ने अपने साथी भाइयों और डिसाइपल्स की बेचैनी देखी। उसने अपने दिल की बेचैनी को दबा दिया और चिल्लाया, नालंदा संप्रदाय के सभी लोग, घबराना बंद करो। ये सच है या नहीं, इसकी जांच कोर फॉर्मेशन एल्डर करेंगे। आप सभी किस बात की चिंता कर रहे हैं? लखन, तुम लड़ाई शुरू करो। लखन, जो मंच पर था, वो विभोर की बातों से चौंक गया, लेकिन उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी रंग का कोहरा थूक दिया। कोहरा तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वो एक विशाल हाथ नहीं बन गया और जैनब की ओर बढ़ गया। जैनब के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने बैग को जोर से पटक दिया। 6 सुनहरी गेंदें उड़कर उसके हाथ की ओर चली गईं। लखन ने ठंडी मुस्कान दी। उसके हाथ ने एक मोहर बना ली और विशाल हाथ हवा में लहराया, जिससे एक बुरी हवा चली जिसने सुनहरी गेंदों को रास्ते से हटा दिया। इस बुरी हवा के कारण जैनब होनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी से चिल्लाया, विस्फोट। 6 सुनहरी गेंदें एक साथ फट गईं। विस्फोट से ऐसी शॉकवेव निकली कि सभी लोग थोड़ा पीछे हट गए। लखन ने नाक भान सिकुड़ी और मजाक किया, एक छोटी सी चाल। विशाल हाथ ने मुट्ठी बना ली। विस्फोट को अनदेखा करते हुए मुट्ठी जल्दी से नीचे गिर गई। जैनब का चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर कि हाथ उस पर पड़ने वाला है, उसने अपने दांत भींचे और एक पीला तावीज़ निकाला। तावीज़ सादा दिख रहा था। जैनब ने अपनी जीभ काटी और थोड़ा खून छिड़का। हवा में खून की धुंध जल्दी से तरल में बदल गई और एक खूनी ड्रैगन बन गया। जैनब ने बिना पलक झपकाए अपने हाथ से एक मोहर बना ली। खूनी ड्रैगन मुड़ गया। ये एक अजीब छवि बन गई जो ताबीज पर अंकित हो गई। पीले रंग का ताबीज अचानक चमकने लगा, मानो वो छोटा सूरज हो। मुट्ठी सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। जब वीर ने ये देखा तो वो हैरान रह गया। उसके पास भी ऐसा ही एक ताबीज था। ये एक जादुई ताबीज है। लखन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और 2 सफ़ेद ड्रैगन उड़कर बाहर आ गए। सफ़ेद ड्रैगन एक बार उड़े और बिजली की गति से जैनब पर हमला कर दिया। जैनब ने एक दयनीय हंसी निकाली। उसने अपनी सारी ऊर्जा उस विशाल मुट्ठी का विरोध करने में लगा दी जो उस पर गिर रही थी। उसके पास उन 2 सफ़ेद ड्रैगन को रोकने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। ये देखकर कि 2 सफ़ेद ड्रैगन पहले से ही सबसे खतरनाक पल में अपने क्रूर दांत दिखा रहे थे, इंपीरियल संप्रदाय के डिसाइपल से एक ठंडी खर्राट निकली। कुछ ही देर बाद इंपीरियल संप्रदाय से एक काला इंद्रधनुष निकला और उसने आसानी से 2 सफ़ेद ड्रैगन को घेर लिया। एक कर्कश आवाज के साथ 2 सफ़ेद ड्रैगन तेजी से गायब हो गए और 2 चांदी की तलवारों में बदल गए। काला इंद्रधनुष फिर से सख्त हो गया और दोनों तलवारों को आधे में तोड़ दिया। लखन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसकी उड़ती हुई तलवार उसकी सॉल से जुड़ी हुई थी जो टूट गई, जिससे उसे खांसते हुए खून का एक घूंट निकल आया। उसके चेहरे पर एक डर का भाव उभर आया। जैनब के सिर के ऊपर का विशाल हाथ भी गायब हो गया, क्योंकि लखन अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाया। जैनब जल्दी से पीला ताबीज लेकर चला गया। ऐसा लग रहा था कि आज उसे किस्मत का साथ मिला है। लखन भी उदास भाव से मंच से चला गया। निशांत का चेहरा उतर गया। वो चिल्लाया, इंपीरियल संप्रदाय, बहुत दूर मत जाओ। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग भी गुस्सा हो गए और वे पहले से ही अपने खजाने निकालकर लड़ने के लिए तैयार थे। बाकी के डिसाइपल्स ने भी देखा कि क्या हो रहा था और वे भी गुस्सा हो गए। बाकी 2 पीले कपड़े पहने डिसाइपल्स ने इंपीरियल संप्रदाय के पीछे खड़े आधी उम्र के आदमी को देखा। ये वही था जिसने पहले ठंडी सिसकारी भरी थी। एल्डर विभोर ने पीछे मुड़कर अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। वो सावधानी से मुस्कुराया और बोला, ये तीसरा राउंड नालंदा संप्रदाय ने जीता है। अभी जो हुआ उसके लिए मैं। बूढ़े आदमी विभोर, अब और बेकार की बातें मत कहो। ये नालंदा संप्रदाय सिर्फ औसत दर्जे का है। पीछे खड़ा आधी उम्र का आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा।
जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, जमीन अचानक फट गई और दरार मंच तक फैल गई। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूर इमॉर्टल सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी 2.0 चैनल पर। एपिसोड 27, वीर का ओपोनेंट पारस। इस बीच वो आदमी हरकत में आया और वो मंच पर चला गया। उसने नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स को घमंडी भाव से देखा और कहा, नालंदा संप्रदाय के सभी इन डिसाइपल एक साथ आ सकते हैं। मैं, पारस, तुम सभी के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। नालंदा संप्रदाय के डिसाइपल्स में कोहराम मच गया। यहाँ तक कि नालंदा संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इंपीरियल संप्रदाय के किसी भी इंसान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ सम्मान भरी नज़रों से देखा। ऐसा लग रहा था कि इंपीरियल संप्रदाय में इस इंसान का दर्जा कम नहीं था। एल्डर विभोर खांसते हुए चिल्लाए, मित्र निशांत, ये पारस है। वो हमारे इंपीरियल संप्रदाय का मुख्य डिसाइपल है। इस एक मैच से सब कुछ तय हो जाएगा। अगर आपके नालंदा संप्रदाय का कोई डिसाइपल 10 सेकंड तक टिक सकता है तो नालंदा संप्रदाय जीत जाएगा। गौरव की आंखें चमक उठीं। वो उछला और सीधा मंच पर उतरा, फिर भारी आवाज में बोला, बहुत घमंडी बच्चे हो तुम। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। पारस ने हंसते हुए कहा, तुम क्यूई कंडेंसेशन की छठे लेवल पर हो, लेकिन तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो। तुम सच में लेवल पर हो। तुम इतने मजबूत नहीं हो। जब वो बोल रहा था तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, फिर एक काला सांप अचानक बाहर निकला और एक विशाल अजगर में बदल गया। उस अजगर को देखते ही गौरव डर गया और उस अजगर ने गौरव के डरे हुए चेहरे को ठंडे अंदाज में देखा। उसने अपना मुंह खोला और सांस अंदर ली, जिससे एक आकर्षण शक्ति पैदा हुई। वो शक्ति बहुत अजीब थी। इसका असर सिर्फ गौरव पर हुआ और किसी पर नहीं। गौरव में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। इससे पहले कि वो कोई टेक्निक चल पाता, उसका शरीर एक पतंग की तरह हरकत करने लगा जिसकी डोर टूट गई थी और वो अजगर की ओर खींच गया। पारस ने मजाक उड़ाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और गौरव की गर्दन पकड़ ली। उसने कहा, वापस जाओ और कुछ साल तक प्रशिक्षण लो, फिर वापस आकर मुझे ढूंढो। ये कहते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से गौरव को बाहर फेंक दिया। लास्ट में बचा बैंगनी कपड़े वाला डिसाइपल गौरव को पकड़ने गया, लेकिन वो उसके बल का विरोध नहीं कर पाया था, इसलिए वे दोनों बहुत दूर तक जमीन पर फिसलते रहे और लास्ट में रुक गए। गौरव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसकी गर्दन पर एक काले हाथ का निशान था, मानो कोई हाथ उसकी गर्दन पर मजबूती से दबा हुआ हो। जिस बैंगनी कपड़े वाले डिसाइपल ने उसे पकड़ा था, उसके चेहरे पर डर का भाव था और वो चुप था। निशांत का दिल बहुत कड़वा था। इंपीरियल संप्रदाय का मुख्य डिसाइपल बहुत मजबूत था। अभी जो हुआ उसके हिसाब से पारस कम से कम 10वें लेवल पर था। उसके पास जरूर एक ताबीज था जो उसके ट्रेनिंग लेवल को छुपा रहा था, इसलिए वो उसके सही लेवल का पता नहीं लगा पा रहा था। फिर उसने आसपास के इन डिसाइपल्स को देखा। निशांत ने आह भरी। यहाँ तक कि मुख्य डिसाइपल जो कोर फॉर्मेशन के बुजुर्गों के साथ था, वो भी पारस से नहीं जीत पाता क्योंकि पारस 10वें लेवल पर था और वो डिसाइपल छठे लेवल पर। अगर वो लड़ाई हार जाता है तो नालंदा संप्रदाय पूरी तरह से हार जाएगा। निशांत ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे नालंदा संप्रदाय में कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी से दोनों पूर्वजों को बताओ कि बूढ़े आदमी विभोर ने क्या कहा ताकि वे कोई फैसला ले सकें। अगर उसने जो कहा वो सच है तो नालंदा पीक को बनाए रखने की कोई उम्मीद नहीं है। पारस ने घमंड से आसपास के लोगों को देखा और पूछा, अगला कौन है? नालंदा संप्रदाय के सभी डिसाइपल हैरान रह गए। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला और सभी ने पारस की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगे क्योंकि उनमें से कोई भी मंच पर नहीं जाना चाहता था। पारस ने मजाक उड़ाया। उसने अपने दिल में उन्हें नीचा देखा, लेकिन जब उसकी नज़र डिसाइपल्स पर घूम रही थी तो वो दंग रह गया जब उसने देखा कि वहाँ एक तीसरे लेवल का डिसाइपल था जो उसकी नज़र से नहीं डरता था। पारस को देखते हुए वीर का भाव शांत था। पारस ने वीर को घूरते हुए ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मंच पर आना चाहते हो? पारस के शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि पारस ये सब वीर से कह रहा है तो उन सभी के भाव अजीब हो गए। वहाँ खड़े गोर डिसाइपल मिहिर ने आह भरी। वीर सिर्फ तीसरे लेवल पर था, लेकिन अब अगर उसकी ट्रेनिंग कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी सराहनीय थी। पारस ने देखा कि वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 4 लड़ाइयों में से एक अभी भी बाकी है। नालंदा संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय है, फिर भी कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। मैं बहुत निराश हुआ। क्या कोई भी डिसाइपल मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा? एल्डर ओरा जो निशांत के बगल में खड़े थे, उन्होंने जैक को देखते हुए कहा, माफ करना छोटे भाई जैक। इतना कहकर बुजुर्ग ओरा ने वीर की ओर देखकर कहा, वीर आप जाए। जैक दंग रह गया और जल्दी ही समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने गुस्से में कहा, ओरा, तुम मेरे वरिष्ठ भाई हो, तुम मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। मेरा डिसाइपल सिर्फ तीसरे लेवल पर है।
अगर वो मंच पर गया तो मैं अपना सम्मान खो दूंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। उनके संप्रदाय का प्रमुख डिसाइपल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम सभी डरते हो कि तुम्हारे डिसाइपल हार से शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए तुम मेरे डिसाइपल को बलि का बकरा बनाकर भेज रहे हो। मेरे डिसाइपल को हमेशा स्कूल में कचरा माना जाता है, इसलिए भले ही वो हार जाए तुम लोग बहाना बना सकते हो। इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओरा ने भौहें सिकुड़ी। उसके मन में वाकई ऐसे ही विचार थे, लेकिन जैक ने उसे कोई भाव नहीं दिया और इंपीरियल संप्रदाय के सामने ये सब कह दिया। उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने संप्रदाय के लीडर निशांत को देखा और टेलीपैथी से कुछ कहा। निशांत ने आह भरते हुए जैक को देखते हुए कहा, जूनियर भाई जैक, ज्यादा कुछ मत कहो। और उसने फिर वीर से कहा, वीर तुम मंच पर जाओ। जैक ने गुस्से में अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और फिर को मंच पर जाने का इशारा किया। जैक का इशारा समझकर वीर ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर मंच पर आ गए। इंपीरियल संप्रदाय के सभी डिसाइपल्स ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वही इंपीरियल सेक्ट के एक डिसाइपल ने हंसते हुए कहा, नालंदा सेक्ट, आपको कोई शर्म नहीं है, हमारे सबसे बड़े मार्शल भाई के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए एक बेकार लड़के को भेज रहे हो। वही दूसरे डिसाइपल ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे सबसे बड़े मार्शल भाई को इस कचरे से निपटने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसे सिर्फ एक अंगूठे से इसे मार सकता हूँ। पहले डिसाइपल ने फिर से कहा, सबसे बड़े मार्शल भाई, उन्होंने पहले ही हार मान ली है, बस किसी और को उससे निपटने के लिए भेजो। वो सच में बहुत कमज़ोर है, एक अच्छे इंसान बनो और उसे बिना चोट पहुंचाए भेज दो। एल्डर विभोर ने दोनों बुजुर्गों की ओर देखा और उन्हें नीची नज़रों से देखा और हंसते हुए बोला, आज मुझे सच में निशांत और नालंदा संप्रदाय के बारे में पता चला। ये सुनकर निशांत का चेहरा उतर गया। बिना कुछ कहे उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और वहां चला गया। उसे वीर से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने वीर को सिर्फ आखिरी मैच खत्म करने के लिए चारा बनने के लिए भेजा था। इस कॉम्पिटिशन में उसने पहले ही हार मान ली थी। आखिर अगर वो हार भी गया तो अगर इसकी बात फैल गई तो ये इतनी बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर ये बात फैल गई कि किसी ने लड़ने की हिम्मत भी नहीं की तो ये बहुत अपमानजनक बात होगी। दूसरे इन डिसाइपल्स में से किसी ने भी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो सिर्फ वीर को ही भेज सका। उसके पीछे नालंदा संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। यहाँ तक कि इन डिसाइपल्स ने भी अपने कदम हिलाने शुरू कर दिए, क्योंकि वे वहाँ रुकना नहीं चाहते थे और अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहते थे। वही पारस ने घमंड से हंसते हुए कहा, वीर मैं तुम्हें एक सांस में गिरा सकता हूँ, इसलिए अपने आप को स्थिर करो। ऐसा कहते हुए उसने एक सांस अंदर खींची। उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था। सभी डिसाइपल्स के कपड़े फड़फड़ाने लगे, मानो वे उड़ने वाले हों। वीर ने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए ये कहना गलत होगा कि वो घबराया हुआ नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति अपनी आकर्षण टेक्निक में केंद्रित कर ली और फैला दी। बीमा के लिए उसने एक बदबूदार बम निकाला। उसने जल्दी से उसमें से शान की दूरदृष्टि को नष्ट कर दिया और बॉल को उसकी ओर फेंक दिया। और फिर एक धमाके के साथ बदबूदार बम फटा और पारस का शरीर काले धुएं को बाहर फेंकने लगा। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। वो काले कीचड़ से ढका हुआ था और जैक की तरह ही उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। हवा में तैरता विशालकाय अजगर भी गायब हो गया। इस धमाके ने नालंदा संप्रदाय के लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने अचानक से अपना सिर घुमाया, फिर वहीं जम गए। वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। निशांत हैरान रह गया। उसने अटकते हुए कहा, ये। उसके दिल में हलचल मचने लगी, उसके कान भिनभिनाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर के ठीक बगल में बिजली गिरी हो। निशांत हैरानी से सोचने लगा, वीर इतना शक्तिशाली कब बन गया। उसका ओपोनेंट गौरव इंपीरियल संप्रदाय का कोर डिसाइपल था। बुजुर्ग गोरा ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ीं। कोर डिसाइपल मिहिर, जो वीर को नालंदा संप्रदाय में लाया था, वो भी हैरान था। उसने अपने मन ही मन में सोचा, ये वही छोटा भाई वीर है जिसे मैं लगातार कड़ी मेहनत करने के लिए कहता रहता हूँ। वो सिर्फ तीसरे लेवल पर है। ये कैसे हुआ? वो वीर है, वो जो आत्महत्या करने की कोशिश करके संप्रदाय में आया था। कचरा का एक टुकड़ा। लाल चेहरे वाला बुजुर्ग चौंक गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन सांस लेना भूल गया। संजय नाम का एक बुजुर्ग हैरानी से वीर को ही देख रहा था। अनीश भी पारस की हालत देखकर दंग रह गया और अपनी जगह पर ही जम गया। उसका चेहरा मोम की मूर्ति की तरह सख्त हो गया और वो बार बार दोहरा रहा था, वीर। कचरा। उसने अपना सिर हिलाया। वो भारहीन महसूस कर रहा था और खुद से कहता रहा कि ये एक सपना है, एक भ्रम है। निशा ने अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया और वो बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? वीर इतना मजबूत कब हो गया? वो तो सिर्फ तीसरे लेवल पर था। जैक ने अपना सिर छुआ और बुदबुदाया, ये एक सपना है। मुझे भ्रम हो रहा होगा, लेकिन दिन के उजाले में भ्रम कैसे हो सकता है? क्या ये मेरा डिसाइपल है? चिरू वीर को घूर रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था।
गौरव पहले ही होश में आ चुका था, लेकिन उसे अपनी पॉपुलैरिटी खोने का डर था, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। लेकिन वो अब और नाटक नहीं कर सकता था क्योंकि वो वीर को घूर रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सोचा, हाँ ये वही है, ये वही होगा। सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। एक आधी उम्र के इंसान ने, जिसने वीर के चौथे चाचा से धातु स्वीकार की थी, उसने अपनी जीभ काटते हुए कहा। लखन की प्रतिक्रिया बाकियों की तरह नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने वीर का नाम सुना था। उसने वीर को देखा और सोचा, इन डिसाइपल्स के बीच ऐसा विशेषज्ञ कब आया? हम बुजुर्गों ने मुझे पहले भेजने के बजाय उसे मंच पर क्यों नहीं भेजा? क्या मैंने उस वक्त गलत परीक्षा दी थी? क्या वीर में वाकई अच्छा टैलेंट है? गोली घर के तीसरे बुजुर्ग ने सोचा, क्योंकि वो अभी भी अपने सामने का नज़ारे से हैरान था। सभी इन डिसाइपल अभी भी हैरान थे। इंपीरियल संप्रदाय के लोग भी कुछ बेहतर नहीं कर रहे थे। एल्डर विभोर की आंखें चौड़ी हो गईं। पारस उनका छिपा हुआ इक्का था, जिसे कतर की ट्रेनिंग दुनिया में नंबर 1 टैलेंट के रूप में जाना जाता था। उसकी असली शक्ति क्यूई संघनन की 13वें लेवल की थी, लेकिन वो सच में हार गया। अगर नालंदा संप्रदाय के बुजुर्गों ने कोई कदम उठाया तो ये ठीक होगा, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान था जिसे नालंदा संप्रदाय भी कचरा मानता था। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि पारस लापरवाह था। बाकी दो बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे बोल भी नहीं पा रहे थे। ये लड़ाई वाकई बहुत अजीब थी। वे इतने हैरान थे कि वे उस वक्त कुछ भी बोल नहीं पाए। फिरोज ने वीर को गहराई से देखा। वो मन ही मन खुश था कि वो ऊपर नहीं गया, वरना उसका भी यही हश्र होता। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि जब वीर इतना ताकतवर था तो उसे नालंदा संप्रदाय में कचरा क्यों कहा जाता था। नालंदा संप्रदाय के लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि वे दिखावा कर रहे थे। क्या ये सच में इसलिए था क्योंकि वरिष्ठ पारस लापरवाह थे? चाहे वो वीर को कितना भी देखे, वो सिर्फ तीसरे लेवल पर था। बाकी सभी डिसाइपल्स के विचार फिरोज जैसे ही थे और उन्हें लगा कि वरिष्ठ भाई पारस बस लापरवाह है। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो सच में वीर से हार गया था। मिस्टी का चेहरा भी अनिश्चित हो गया। उसके विचार बाकी सभी से अलग थे। पहले दिन ही वीर ने उसकी नज़र को अपनी ओर खींच लिया था और अब वो वीर को गहरी दिलचस्पी से देख रही थी। सभी लोगों में से जो सबसे ज्यादा हैरान शान था। शान का शरीर एकदम से नर्म पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने उसे बदबूदार बम बेचा और उसने इसका इस्तेमाल सीनियर मार्शल भाई पर किया। सीनियर भाई इतनी जल्दी हार गया, वो पहले से ही सोच रहा होगा कि मुझसे कैसे निपटना है। शान, तुमने ये क्यों नहीं समझा कि वीर एक बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा था? वीर, तुम बहुत नीच हो, बहुत शर्मनाक हो, बहुत पापी हो। इस बार तुमने मुझे सच में एक डरावनी सिचुएशन में डाल दिया है। मैं इंपीरियल संप्रदाय में कैसे रह पाऊंगा? वरिष्ठ भाई मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं, मुझे उस काले कीचड़ को धोने और उस बदबू को दूर करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। ये काला कीचड़ मेरा सबसे गर्वित आविष्कार है। आधे साल तक नहाने के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। और ये बदबू मैंने दूसरों की गर्लफ्रेंड को चुराने के लिए बनाई थी। मैं भी इसे छूना नहीं चाहता। इससे छुटकारा पाने का एक तरीका 1 महीने तक विंड टनल में खड़ा रहना है। कोई और रास्ता नहीं है। मैं खत्म हो गया हूँ, खत्म हो गया हूँ। उसी वक्त पारस जाग गया। बदबू से वो बेहोश हो गया और चिल्लाया, शान, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। शान इस तरह का आघात बर्दाश्त नहीं कर सका। वो रोते हुए कहता है, वरिष्ठ भाई, मैं गलत था। वरिष्ठ भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर कभी धोखा देकर लाभ कमाने की कोशिश नहीं करूँगा। पारस का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपने साथ काली कीचड़ और बदबू को ले गया।